हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होगे। मैं हूं तान्या मुंजाल और आज हम करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का न्यू चैप्टर। और इस चैप्टर का नेम है भाई प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू अ फैक्टर। देखो जी बच्चा, अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े वो हमने कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, है ना। चाहे हमने यूटिलिटी पढ़ा हो, चाहे हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा हो, चाहे हमने डिमांड पढ़ा हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा हो, जितने भी चैप्टर्स हमने अभी तक पढ़े हैं वो कंज्यूमर के लिए पढ़े, ठीक है। लेकिन अब आपकी नई यूनिट शुरू होने वाली है बेटा। अब हम जो भी चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, आगे के आपके जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं वो एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू होने वाले हैं। आगे के 3-4 चैप्टर्स हैं, चाहे वो प्रोडक्शन है, चाहे वो कॉस्ट वाला चैप्टर है, चाहे वो रिवेन्यू वाला चैप्टर है, ये सारे के सारे चैप्टर्स एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फटाफट से हम देखते हैं भाई इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले। तो ठीक है जी, तो पहला जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे भाई प्रोडक्शन फंक्शन का, क्योंकि चैप्टर का नेम ही क्या है भाई, प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू अ फैक्टर। ठीक है जी, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हम पढ़ेंगे टीपी क्या होता है, एमपी क्या होता है और एपी क्या होता है। टीपी का मतलब बेसिकली बेटा यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट की बात करी गई है, एमपी का मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट और एपी का मतलब एवरेज प्रोडक्ट की बात करी गई है यहाँ पे। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रिटर्न टू अ फैक्टर, या फिर इसको हम बोल देते हैं द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या फिर इसको हम बोल देते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द होल माइक्रो इकोनॉमिक्स। पूरी माइक्रो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मान के चलो 99.9% ये आपके पेपर में आने के बहुत 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 चांसेस है इसमें से। ठीक है जी, तो भाई इसको तो भाई कर लो पहले तो स्टार मार्क। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन या रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी। यहां से ना बेटा हॉर्स के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, हॉर्स के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। मैंने आपके लिए 5 से 6 हॉर्स के क्वेश्चन तैयार करे, हम वो भी डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो करें भाई चैप्टर की शुरुआत। लो जी, तो चैप्टर का नेम आपको पता ही है, प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू अ फैक्टर। अब हम जो शुरू करते हैं भाई, सबसे पहले हम समझेंगे प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। प्रोडक्शन फंक्शन नाम क्या है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, हाँ जी, प्रोडक्शन का मतलब होता है हमेशा रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना इनटू अ फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किस में करना, फिनिश्ड गुड्स में, ये तो हमें पता ही है। ओके जी, फिनिश्ड गुड्स, है ना जी। प्रोडक्शन का मतलब ही क्या होता है, प्रोडक्शन का मतलब बेटा होता है जब भी हम रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को जब हम तैयार कर लेते हैं, है ना, प्रोडक्शन को क्या कर लेते हैं, कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल को जब हम कन्वर्ट कर लेते हैं फिनिश गुड्स में, तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है जी, अब जो रॉ मटेरियल है उसको हम क्या बोल सकते हैं, इनपुट। रॉ मटेरियल को हम क्या कह देते हैं, इनपुट, और फिनिश गुड्स को हम क्या कह देते हैं, आउटपुट। ये तो हमें पता ही है, ठीक है। व्हेन इनपुट को कन्वर्ट किया जाए आउटपुट में, जब इनपुट को कन्वर्ट किया जाए आउटपुट में, तो हम उसको क्या कह देते हैं, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन ही क्या होता है, which shows the relationship between physical input and physical output of a commodity. It shows the relationship between physical input and physical output of a commodity. Physical क्यों बोला है, क्योंकि आप इसको देख सकते हो, फिजिकली ये रूप में प्रेजेंट है। फिजिकल इनपुट को जब आप कन्वर्ट कर दोगे फिजिकल आउटपुट में, किसको, ऑफ अ कॉमोडिटी, एक कॉमोडिटी बना लोगे, तो उसको आप क्या कहते हो भाई, प्रोडक्शन। क्लियर है, इजी है। इनपुट और आउटपुट आपको पता है, इनपुट का मतलब रॉ मटेरियल, आउटपुट का मतलब क्या होता है, फिनिश गुड। सो बेसिकली इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। क्लियर है इतना। चलो जी, तो आपको प्रोडक्शन का मतलब तो बेटा आ गया होगा बहुत ही अच्छे से समझ। अगला जो टॉपिक है ना बेटा, वो है आपका फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स बड़े ध्यान से समझो। जो हम टॉपिक करने वाले हैं इस चैप्टर में, जो हम बात करने वाले हैं, यहां पे मैं कर रही हूं, यहां से आ जाओ। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको ना 1-2 चीजें बड़े ध्यान से समझनी है। एक तो ना इस चैप्टर में हम पहले तो ये सिंपल सा ले लेते हैं। इस चैप्टर में आपको ये पता होना चाहिए शॉर्ट रन का मतलब क्या है, या शॉर्ट पीरियड का मतलब क्या है, और लॉन्ग पीरियड का मतलब क्या है, लॉन्ग रन या फिर लॉन्ग पीरियड का मतलब क्या है, ये पता होना चाहिए। जब आपको इन दोनों का मतलब समझ आ जाएगा ना यहाँ पे, तो आपको लिए समझ आ जाएगा फिक्स फैक्टर क्या और वेरिएबल फैक्टर्स क्या। ठीक है जी, इतना ध्यान रखो। शॉर्ट रन में ना बेटा 2 फैक्टर्स होते हैं, शॉर्ट रन में 2 फैक्टर्स होते हैं। एक होता है आपका फिक्स फैक्टर और एक होता है आपका वेरिएबल फैक्टर।
एक होता है आपका वेरिएबल फैक्टर। अभी तक बच्चे कहेंगे मैम कुछ समझ नहीं आया, अभी बहुत अच्छे से बेटा एग्जांपल से समझेंगे क्यों शॉर्ट रन में दो फैक्टर्स होते हैं, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं, हर एक चीज को बेटा डिटेलिंग में समझेंगे। अभी सिर्फ मैं ये बात कर रही हूँ, आपके दो टाइप के पीरियड्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट पीरियड और एक होता है लॉन्ग पीरियड। ठीक है, शॉर्ट पीरियड में दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है आपका फिक्स फैक्टर और दूसरा क्या होता है आपका वेरिएबल फैक्टर। लेकिन इन केस ऑफ लॉन्ग रन सारे के सारे फैक्टर्स बेटा होते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब वो फैक्टर्स होते हैं जो चेंज होते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज हो सकते हैं। प्रोडक्शन बढ़ी तो फैक्टर्स बढ़ गए, प्रोडक्शन कम तो फैक्टर्स कम, यानी वो चेंज हो सकते हैं प्रोडक्शन के बढ़ने या कम होने से। फिक्स फैक्टर्स वो फैक्टर होते हैं जो फिक्स्ड है, जो चेंज नहीं है, चाहे हम प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं चाहे हम प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, ये फैक्टर्स तो फिक्स्ड है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। इन दोनों का मतलब समझ आया। फिक्स फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं। फिक्स मतलब जो चेंज नहीं होता, प्रोडक्शन चाहे बढ़े चाहे कम हो। वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो चेंज हो सकती है, प्रोडक्शन बढ़ गई तो ज्यादा यूज करने पड़ सकते हैं, प्रोडक्शन कम तो मे भी कम। समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखो और दिमाग को थोड़ा खुला रखो, बड़े ध्यान समझो। ये टॉपिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो आपके लिए आगे की टॉपिक समझना इजी हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ना बेटा वो पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है। तो बड़े ध्यान समझो। मान लो मेरी एक फैक्ट्री है, ठीक है जी। अब फैक्ट्री को चलाना है, तो फैक्ट्री को चलाने के लिए सबसे पहले मुझे ये बताओ, फैक्ट्री को चलाना है तो मुझे सबसे पहले ये बताओ फैक्ट्री को चलाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए। जमीन चाहिए होगी, उसी पे फैक्ट्री खड़ी करूंगी। लेबर चाहिए, लेबर के बिना मेरा काम नहीं चलेगा। कैपिटल चाहिए, पैसा तो चाहिए, कैपिटल तो इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। कैपिटल होगा तो ही मैं क्या कर पाऊंगी, जमीन खरीद पाऊंगी। कैपिटल पैसा होगा तो ही मैं मशीन खरीद पाऊंगी। कैपिटल होगा तो ही मैं रॉ मटेरियल खरीद पाऊंगी। तो कैपिटल तो चाहिए, वो तो पूंजी है ना बिजनेस की। इसके अलावा क्या चाहिए, मुझे मशीन भी चाहिए होगी फैक्ट्री को चलाने के लिए, और इसके अलावा मुझे क्या चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए। रॉ मटेरियल के बिना भी फैक्ट्री तो मेरी नहीं चल पाएगी। ठीक है जी। तो फैक्ट्री को चलाने के लिए मैंने नॉर्मली बता दिया कि ये मुझे चाहिए, ये सामान मुझे चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की बात। बड़े ध्यान समझना, एग्जांपल से समझा रही हूँ। सबसे पहले मैं लेके चल रही हूँ शॉर्ट रन का। शॉर्ट पीरियड का मतलब क्या होता है, मान लो मेरी एक फैक्ट्री है, यहाँ पे लिख दिया मैंने, भाई ये मेरी एक फैक्ट्री है। मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला कि मुझे 2 दिन के अंदर, शॉर्ट रन मतलब छोटे समय की बात करी जा रही है। शॉर्ट रन का मतलब है, शॉर्ट पीरियड का मतलब है छोटा समय जो होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की आप बात कर रहे हो। मेरी फैक्ट्री है, मुझे उस फैक्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट मिला कि मुझे 2 दिन के अंदर, 2 डेज के अंदर 1 करोड़ का सामान बना के बेचना है। मुझे 2 दिन के अंदर 1 करोड़ का सामान बनाना है और उनको सप्लाई करनी है। मुझे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, मान लो किसी बड़ी पार्टी से मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला कि भाई 2 दिन के अंदर 1 करोड़ का सामान बना के उनको देना। ठीक है जी। अब भाई इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला मुझे, और देना कितने दिन में, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में। टाइम क्या है, बहुत ही कम है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब एक बात बताओ, अब इतने छोटे समय में क्या आप मशीन खरीद सकते हो? इतने छोटे समय में आप क्या लाखों की, करोड़ों की मशीन खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते, क्योंकि मशीन खरीदने के लिए इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगती है कि कोई भी एक इंसान एकदम से कोई भी इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं करता। राइट, चल मान लिया लोन पे मशीन भी खरीद लूंगी तो भी टाइम लगता है। कोई भी बैंक आपको एकदम से लोन नहीं दे देता। 3 से 4 दिन, हफ्ता तो वो आपकी पूरी की पूरी बैकग्राउंड, पूरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपको चेक करता है। आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आप कितना कमाते हो, कितना नहीं कमाते, प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, हर एक चीज पूरी जान पड़ताल करके वो आपको लोन देता है ना। मुंह उठा के वो ऐसे नहीं दे देता आपको लोन। तो हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो मशीन है वो एकदम से 2 दिन के अंदर, उसको इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, और ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए उसको ये सारे फैक्टर्स तो चाहिए। अब वो क्या मशीन बढ़ा सकता है? वो नहीं, एकदम से मशीन नहीं खरीद सकता। मशीन क्या है, उसके लिए एक फिक्स फैक्टर है। क्यों फिक्स फैक्टर है? क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो इसमें मशीन में चेंज नहीं कर सकता। मान लो उसके पास 2 मशीन थी तो वो सोच रहा है मैं एक और मशीन खरीद लूँ 2 दिन के अंदर, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम कि वो इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट 1 या 2 दिन में कर दे। क्लियर है, इतना समझ आया? तो मशीन क्या है, उसके लिए फिक्स फैक्टर है जो चेंज नहीं हो सकता। दूसरा अगर हम ये तो ले लिया मैंने मशीन का, ठीक है। दूसरा अगर मैं जमीन खरीदना चाहूं, मैंने सोचा इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, एक नई बिल्डिंग खरीद लेता हूं। एक नई बिल्डिंग में क्या करूंगा, प्रोडक्शन करूंगा। क्या एकदम से मैं करोड़ों रुपए की बिल्डिंग, लाखों रुपए की बिल्डिंग एकदम से खरीद सकती हूँ? नहीं खरीद सकती हूँ बेटा। ये भी क्या है, फिक्स फैक्टर है। तो लैंड भी क्या है, मेरे लिए फिक्स फैक्टर है। क्यों फिक्स फैक्टर है? क्योंकि इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट मैं नहीं कर सकती शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। यही अगर मेरे पास लंबा समय होता ना तो मैं फिर भी सोच सकती थी, लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैं नहीं कर सकती हूँ।
समझ आया? 2 दिन में मैं इतनी बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। तो मशीन लैंड भी क्या है मेरे लिए, फिक्स फैक्टर है, यानी मैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी इसमें कोई भी चेंज नहीं ला सकती हूँ। तीसरा अगर हम ले तो लो जी, मैंने लैंड ले लिया, मशीन ले लिया, लेबर अब मेरी इतनी बड़ी प्रोडक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिला तो मैं लेबर बढ़ा सकती हूँ, बिल्कुल बढ़ा सकती हूँ। जहां मेरे पास 10 कर रहे थे, 15 कर रहे थे, 20 लेबर काम कर रहे थे, मैंने 20-25 और लेबर बुला लिए, तो मैंने क्या करिए यहाँ पे चेंज कर सकती हूँ। अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लेबर जो है मैं क्या कर सकती हूँ, बढ़ा सकती हूँ। तो लेबर मेरे लिए फिक्स्ड है कि वेरिएबल है? मैम वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज कर सकते हो, वेरिएबल का मतलब ही जो चेंजेबल है, यानी प्रोडक्शन ज्यादा करनी है तो लेबर ज्यादा बुला लो, अगर प्रोडक्शन कम करनी है तो लेबर को कम कर दो, यानी लेबर जो है वो मेरे लिए क्या है भाई, वेरिएबल फैक्टर है। ठीक है जी, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा, कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा मिला था तो मैंने लेबर को बढ़ा लिया। कैपिटल का मतलब पैसा। एकदम से करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो, इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। कुछ लोग सोच रहे होंगे क्यों नहीं कर सकते मैम, बैंक से लोन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक से लोन लेके बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे। बेटा बैंक से लोन जरूर ले लोगे, बट बैंक 1 या 2 दिन में आपको इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन नहीं देता, जब तक वो आपकी पूरी जांच पड़ताल नहीं करता, आपका बिजनेस कैसा है, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, आप प्रॉफिट मेकिंग फर्म हो नहीं हो, लॉस तो नहीं हो रहा, हर एक चीज को चेक करेगा हफ्ता 2 हफ्ता, उसके बाद ही वो आपको लोन दे पाएगा। तो 1 या 2 दिन में आप इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इतनी ह्यूज कैपिटल नहीं लगा सकते प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो कैपिटल भी क्या है भाई, यहाँ पे आपकी कैपिटल भी क्या है, फिक्स्ड फैक्टर है। क्लियर है? आगे अगर हम ले रॉ मटेरियल, अब प्रोडक्शन ज्यादा करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो मैं रॉ मटेरियल की क्वांटिटी को बढ़ा दूंगी, क्योंकि रॉ मटेरियल होगा तो ही प्रोडक्शन कर पाऊंगी। तो रॉ मटेरियल को भी क्या कर सकती हूँ, बढ़ा सकती हूँ। तो ये क्या है मेरे लिए, वेरिएबल फैक्टर। तो ध्यान में देखो, शॉर्ट रन में 2 टाइप के फैक्टर्स होते हैं, एक होता है आपका फिक्स फैक्टर और एक होता है आपका वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं बेटा जिसमें आप चेंज नहीं ला सकते प्रोडक्शन में चेंज आने की वजह से, जैसे कि आपका मशीन, लैंड, कैपिटल हो गया। वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंजेबल हो, यानी ऐसे फैक्टर जो चेंज हो सकते हैं। प्रोडक्शन में चेंज आया, उसकी वजह से प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो रॉ मटेरियल ज्यादा खरीदना पड़ा, प्रोडक्शन कम होगी तो रॉ मटेरियल कम ले लेंगे, अगर प्रोडक्शन ज्यादा है तो लेबर बढ़ा देंगे, प्रोडक्शन कम है तो लेबर की क्वांटिटी को कम कर देंगे। अनएम्प्लॉयमेंट तभी तो बढ़ती है, प्रोडक्शन कम तो लोगों की नौकरियां चली जाती हैं, वो वाली बात है। ठीक है, तो इन केस ऑफ शॉर्ट रन हमेशा याद रखना, देयर आर 2 फैक्टर। कुछ चीजों में आप चेंज कर सकते हो, कुछ चीजों में आप चेंज नहीं कर सकते हो। बट अगले केस में चलते हैं हम लॉन्ग रन का मतलब ये होता है, मान लो मुझे यही 1 करोड़ की मेरी ये फैक्ट्री थी, मुझे 1 करोड़ रुपए का क्या मिला, कॉन्ट्रैक्ट मिला कि मुझे सामान बना के बेचना है ना, देना है उनको सब, बेसिकली उस पार्टी को देना। ठीक है, और लेकिन उसने मुझे 6 महीने का टाइम दिया, उसने 2 दिन नहीं, उसने मुझे मान लो 6 महीने का टाइम दिया, 6 मंथ्स का टाइम दिया कि भाई 6 महीने में मुझे इतना सामान क्या देना है, उनको देना। ठीक है, अब 6 महीना तो भाई बहुत लंबा समय, 6 महीने में तो मैं पता नहीं क्या क्या कर सकती हूँ, जमीन खरीद सकती हूँ, पैसा और लगाना है तो वो भी लगा सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, मशीन भी खरीद सकती हूँ। 2 दिन एक बहुत छोटा समय, उसमें एकदम से इतना बड़ा डिसीजन हम नहीं ले सकते। बट इन केस ऑफ लॉन्ग रन सारे के सारे फैक्टर्स जो होते हैं आपके वेरिएबल है, क्योंकि हर एक चीज में आप चेंज लेके आ सकते हो। अगर मान लो मुझे मशीन खरीदनी है, अगर मान लो मुझे, लेट्स से मुझे अब मशीन खरीदनी है, क्यों नहीं चल रहा है ये, वेट, मुझे अगर मशीन, ये आपका वेरिएबल फैक्टर है बेटा, वेरिएबल फैक्टर, अगर मुझे मशीन खरीदनी है, लेट्स से मुझे 6 महीने के बाद का ऑर्डर देना है, मशीन खरीदनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्या करूंगी, बैंक से लोन भी ले सकती हूँ अगर मुझे इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी है, या कहीं से पैसा, जहां से मुझे किसी पार्टी से पैसा लेना है तो मैं एकदम से पार्टी से पैसा भी मंगवा सकती हूँ। बैंक से लोन लेना है तो क्या हो गया, बैंक मेरा कितना टाइम ले लेगा, ज्यादा से ज्यादा हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, महीना, 2 महीना, मैं आराम से बैंक से लोन लेके मशीन में इन्वेस्ट कर सकती हूँ। यानी इतना लंबा समय है, तो इतने लंबे समय में तो मैं अगर प्रोडक्शन बढ़ानी है तो ये भी क्या कर सकती हूँ, मशीन भी खरीद सकती हूँ, यानी मशीन बढ़ा सकती हूँ। अगर मेरे पास 2 मशीन है तो मैं 3 कर सकती हूँ, 4 कर सकती हूँ, राइट। तो ये क्या है, मेरे लिए एक वेरिएबल फैक्टर है। वेरिएबल फैक्टर मतलब मशीन चेंज हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मैं मशीन नहीं खरीद सकती एकदम से, तो ये क्या मेरे लिए फिक्स फैक्टर है। दूसरा अगर केस लूं बेटा, अगर कोई भी केस ले लो, मशीन मैंने ले लिया, दूसरा अगर मैं लैंड लूं, लैंड का मतलब क्या है, मैंने सोचा इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है कि नई बिल्डिंग खरीदता हूं, वहां पे ना वो वाला कॉन्ट्रैक्ट करूंगा,
वो वाला पूरा का पूरा ऑर्डर उस नई बिल्डिंग में करूंगा। 6 महीने का टाइम है, आराम से कहीं से लोन मिल जाएगा, बैंक से लोन मिल जाएगा, आप आराम से कोई ना कोई बिल्डिंग खरीद सकते हो, अरेंज कर सकते हो अपने लिए बिल्डिंग। तो आपके लिए यहाँ पे चाहे आप रेंट पे खरीद रहे हो, यहाँ पे आपको एकदम से रेंट वाली बिल्डिंग मिलना भी मुश्किल है, एक दिन में बहुत मुश्किल है। यहाँ पे आप कोई भी आप बिल्डिंग का अरेंजमेंट कर सकते हो। तो सारे के सारे फैक्टर्स क्या है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है, चेंज हो सकते हैं। प्रोडक्शन बढ़ गई तो कोई नहीं एक और बिल्डिंग खरीद लेंगे, कोई नहीं एक और मशीन खरीद लेंगे, ठीक है। आगे अगर हम ले लेबर, लेबर तो नॉर्मली यहाँ पे वेरिएबल है, तो यहाँ पे भी प्रोडक्शन बढ़ गई तो लेबर को भी बढ़ा सकते हैं, तो ये तो कोई मुश्किल नहीं है। आगे देखो कैपिटल, प्रोडक्शन बढ़ गई तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। मान लो मुझे इतना बड़ा ऑर्डर देना है तो ऑब्वियसली मुझे बिजनेस में पैसा थोड़ा बहुत लगाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, हर एक चीज के लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा बिजनेस में। तो कैपिटल इन्वेस्ट भी मैं एकदम से मतलब ईजिली कर सकती हूँ, क्योंकि 6 महीने का टाइम पीरियड है, बहुत लंबा मेरे पास क्या है, समय, ठीक है जी। तो कैपिटल में भी चेंज ला सकती हूँ। इसके अलावा रॉ मटेरियल भी क्या है मेरा यहाँ पे वेरिएबल है, रॉ मटेरियल और लेबर तो वैसे भी वेरिएबल है। इसके अलावा जो ये 3 थे ना, मशीन, लैंड और कैपिटल, जो यहाँ पे फिक्स थे, जिसमें चेंज नहीं ला सकती थी, लेकिन लॉन्ग रन में यही मेरे लिए क्या बन गए, वेरिएबल बन गए। तो हमेशा याद रखना बेटा, शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं और शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। मतलब किसी में चेंज ला सकते हैं, किसी में चेंज नहीं लेके आ सकते, लेकिन लॉन्ग रन में हर एक चीज में आप चेंज ला सकते हो, क्योंकि इतना लंबा टाइम है आपके पास, तो आप हर एक चीज में कोई ना कोई चेंज लेके आ सकते हो अपने प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। अगर प्रोडक्शन ज्यादा करनी है तो इन फैक्टर्स को बढ़ा दो, अगर प्रोडक्शन कम करनी है तो इन फैक्टर्स को कम कर सकते हो, ठीक है। तो सारे के सारे फैक्टर्स क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है। ओके है जी, ओके जी मैम। अब ध्यान समझो, हमेशा याद रखना, अब यहाँ पे ना बेटा इस चैप्टर में इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, लॉन्ग रन क्या होता है, शॉर्ट रन क्या होता है, ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूँ ना बेटा, यहाँ पे हमें दो वेरिएबल्स के, दो फैक्टर्स के बारे में बोला हो गया, एक होता है आपके लिए फिक्स फैक्टर और एक होता है आपके लिए वेरिएबल फैक्टर। अब यहाँ पे 2 फैक्टर, अब याद रखो ये इस चैप्टर में ना हम पूरा का पूरा शॉर्ट पीरियड में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर हमारा पूरा का पूरा हम शॉर्ट पीरियड में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हम जो लॉ पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रिटर्न टू अ फैक्टर। अ फैक्टर का मतलब ही होता है कि एक फैक्टर में चेंज आ रहा है, बाकी फैक्टर्स में चेंज नहीं आ रहा, यानी कुछ फैक्टर्स वेरिएबल है और कुछ फैक्टर्स क्या है, फिक्स्ड है। हमेशा याद रख लेना, ये जो ये पूरा का पूरा लो है ना, ये लो हम शॉर्ट रन में पढ़ते हैं, शॉर्ट पीरियड में पढ़ते हैं, शॉर्ट पीरियड में पढ़ते हैं। इसलिए आपको पता है शॉर्ट पीरियड में कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, और कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। याद रख लेना, लॉन्ग पीरियड वाला जो टॉपिक है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल कई बार डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, ठीक है जी। लेकिन लो है, जो हम लो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ शॉर्ट रन का पढ़ेंगे। लॉन्ग रन का एक लो होता है, उसको हम कहते हैं रिटर्न टू अ स्केल, रिटर्न टू स्केल। ये लॉन्ग रन में एप्लीकेबल होता है, ये लो आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम ये नहीं पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब हम जो ये लॉ पढ़ेंगे वो कहाँ पे एप्लीकेबल है, शॉर्ट पीरियड में, और शॉर्ट पीरियड में हमें पता है कौन से 2 फैक्टर्स होते हैं, एक होता है फिक्स फैक्टर और एक क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर। तो पहला हम पढ़ेंगे फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर क्या होते हैं, जो चेंज नहीं होते, विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बढ़ानी है, कम करनी है, लेकिन ये फैक्टर्स में चेंज नहीं आ सकता, जैसे कि कैपिटल हो, मशीन हो, लैंड हो, ये हमने बात कर ली। दूसरा क्या था, वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल का मतलब ही क्या होता है, जो चेंज हो सकता है, प्रोडक्शन ज्यादा तो ये ज्यादा, प्रोडक्शन कम तो ये कम। दीज फैक्टर्स विच कैन बी चेंज्ड विद द चेंज इन प्रोडक्शन, जिसको चेंज किया जा सकता है, लेबर, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। क्लियर है इतना आपको? चलो जी, अब हम जो आगे बात करने वाले, आगे है बेटा प्रोडक्शन फंक्शन व्हेन वन फैक्टर इज फिक्स्ड एंड द अदर फैक्टर इज वेरिएबल। देखो बेटा, हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, आगे आप पूरी डिटेलिंग में हम पढ़ेंगे रिटर्न टू फैक्टर। 6 नंबर का क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको वो पुराने आगे वाले टॉपिक पे आना पड़ेगा। ध्यान समझो, हम जो बात करने हैं वो कौन सा टॉपिक है, रिटर्न टू अ फैक्टर। ये एक लो है, ये एक लो है, ठीक है। अ फैक्टर का मतलब ही होता है कि एक फैक्टर चेंज होगा, एक फैक्टर चेंज नहीं होगा। चेंज होने का मतलब क्या, एक फैक्टर वेरिएबल है, जो चेंज नहीं होगा मतलब एक फैक्टर क्या है आपका, फिक्स्ड है। तो ये हमेशा एप्लीकेबल कहाँ पे होता है, शॉर्ट रन में होता है। कहाँ एप्लीकेबल होता है भाई, शॉर्ट रन में होता है। शॉर्ट रन यानी शॉर्ट पीरियड, इसमें हमें पता है एक फैक्टर क्या होता है, फिक्स्ड होता है, और एक फैक्टर क्या होता है आपका, वेरिएबल होता है, ठीक है जी। अगर मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, फिक्स का केस में एग्जाम्पल ले लेती हूँ कैपिटल, और वेरिएबल के केस में एग्जाम्पल ले लेती हूँ मान लो लेबर, ठीक है जी। अब देखो प्रोडक्शन फंक्शन निकालना में, प्रोडक्शन फंक्शन
ठीक है जी, ऑफ कॉमोडिटी एक्स, मतलब कोई भी किसी भी चीज की प्रोडक्शन किसके करे, कोई भी गुड है एक्स उसका नाम, मान लो शर्ट है तो शर्ट की, जूता है तो शूज है तो शूज, एक्स मतलब कोई भी प्रोडक्ट। प्रोडक्शन फंक्शन इज द फंक्शन व्हेन वन फैक्टर इज फिक्स, एक फैक्टर फिक्स्ड है और बाकी सारे फैक्टर्स क्या हैं भाई, वेरिएबल। इज द, देखो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर, है ना, दो फैक्टर्स होते हैं। वेरिएबल के केस में मैं लेबर ले सकती हूँ, हमें पता है वेरिएबल के केस में मैं लेबर ले सकती हूँ। दूसरा क्या है, फिक्स के केस में मान लो मैं कैपिटल ले रही हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म में एकदम से कैपिटल आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मैं कैपिटल को के लिख देती हूँ। और कैपिटल क्या होती है, फिक्स होती है, तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है, कुछ भी नहीं है इसमें। नॉर्मली हमने फॉर्मूला बनाना आपको सिखाया मैंने कि ये क्या है, क्यू एक्स का मतलब प्रोडक्शन किसकी हो रही है, गुड एक्स की। प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर, तो ये आपके लिए वेरिएबल फैक्टर, ये आपके लिए फिक्स फैक्टर। ऊपर बार क्यों लगा, क्योंकि फिक्स के लिए हमने उसको बार लगा दिया। ओके समझ गयो, सिंपल है। ये हमें पता है रिटर्न टू फैक्टर क्या होता है, शॉर्ट रन में आता है। शॉर्ट रन में दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है फिक्स, एक होता है वेरिएबल। अच्छा किसी को याद नहीं होता ना अ फैक्टर, अ का मतलब ये होता है कि कुछ फैक्टर फिक्स्ड है और कुछ फैक्टर, अ मतलब एक फैक्टर, एक की बात हो रही है कि एक फैक्टर आपका फिक्स्ड है और एक आपका क्या है, वेरिएबल है। चलो जी, इतना हमें क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ डेफिनेशंस पे आने वाले हैं, ठीक है जी। ये डेफिनेशंस क्या है, एक हम टोटल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, टोटल प्रोडक्शन भी बोल देते हैं हम इसको। दूसरा हम मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसको हम मार्जिनल प्रोडक्शन भी बोल देते हो। तीसरा हम एवरेज प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसको हम एवरेज प्रोडक्शन भी बोल देते हैं, दैट इज टीपी, एमपी एंड एपी। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एक नंबर की डेफिनेशन आ जाती है। चलो जी, अब हम समझते हैं टीपी का मतलब क्या है, टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन या प्रोडक्ट, नाम से पता चल रहा है टोटल, आप टोटल मतलब सम टोटल, आप कितनी प्रोडक्शन कर रहे हो। और हमें पता है हम जो भी पढ़ रहे हैं, हम सारा का सारा पूरा का पूरा चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, शॉर्ट पीरियड में पढ़ रहे हैं। और शॉर्ट पीरियड में कौन से दो फैक्टर्स हैं, फटाफट से बताओ। एक होता है मैम फिक्स फैक्टर, एक होता है आपका वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर मतलब जिसमें हम चेंज नहीं ला सकते, वेरिएबल फैक्टर जिसमें हम चेंज ला सकते हैं। अगर एग्जाम्पल लूँ, फिक्स का मशीन ले लेती हूँ और वेरिएबल का मान लो मैं लेबर ले लेती हूँ, ठीक है जी। अब आ जाओ टोटल प्रोडक्शन को करते वक्त, टोटल प्रोडक्शन मतलब टोटल आप कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, कितनी प्रोडक्शन कर रहे हो, किसका यूज करके, विद द यूज ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर, यानी लेबर और मशीन का यूज करके आप कितनी प्रोडक्शन कर रहे हो, उसको हम क्या कह देंगे, टोटल प्रोडक्शन। मैंने एग्जांपल ले लिया, आप कोई भी फिक्स्ड में आप कैपिटल ले सकते हो, और वेरिएबल में आप रॉ मटेरियल भी ले सकते हो, कुछ भी, यानी आप दोनों वेरिएबल्स यानी फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर दोनों का यूज करके कितनी प्रोडक्शन कर रहे हो, उसका आप क्या कह दोगे, टोटल प्रोडक्शन। सो इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ आउटपुट। आउटपुट का मतलब कितनी आउटपुट, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, प्रोड्यूस विद द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स फैक्टर। वेरिएबल मतलब लेबर का यूज करके, और दूसरा फिक्स मतलब मान लो मशीन का यूज करके, ठीक है जी, इतना क्लियर है। अब आगे मार्जिनल प्रोडक्शन। सबसे पहले मुझे बताओ ये मार्जिनल का मतलब क्या होता है। ये जो मार्जिनल है ना बेटा, इस मार्जिनल का मतलब लिख लो, चाहे नोट्स बना लो साथ के साथ। मार्जिनल का मतलब होता है बेटा एडिशनल। क्या मतलब होता है इसका, एडिशनल। एक चीज आपको मैं अभी भी बताऊंगी, मैंने आपको पहले भी शायद समझाया होगा। जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो ना बेटा, प्लीज अपनी नोटबुक, पेन, पेंसिल जो भी है, साथ के साथ नोट्स बनाना शुरू कर दो। अगर आप सोचो कि पहले सुन लेता हूँ बाद में अपने आप बनाऊंगा, मत करो ऐसा, इतना टाइम है नहीं हमारे पास। पढ़ रहे हैं तो साथ के साथ क्या कर लो, नोट्स बना लो। एक तो आप पढ़ते पढ़ते लिखोगे ना, साथ के साथ चीज़ें याद हो जाएंगी आपको, ठीक है। थोड़ा कॉपरेट करो, अभी के अभी समझ लो, टाइम बहुत कम बचा अब हमारे पास, ठीक है जी। मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। एडिशनल मार्जिनल प्रोडक्शन का मतलब होता है आप कितनी एडिशनल, कितनी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर रहे हो, कितनी एक्स्ट्रा लेबर का यूज करके। देखो भाई, मशीन तो मैं एक्स्ट्रा बढ़ा नहीं सकती क्योंकि वो फिक्स्ड है ना। मशीन तो मैं बढ़ा नहीं सकती, चाहे मैं प्रोडक्शन ज्यादा करूं चाहे मैं प्रोडक्शन करूं। मशीन अगर मेरी एक है तो मतलब मेरे पास एक ही है। लेकिन अगर मुझे प्रोडक्शन ज्यादा करनी है, एडिशनल करनी है प्रोडक्शन, तो लेबर की क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। एडिशनल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन का मतलब होता है आप कितना एडिशनल प्रोडक्शन यूज कर रहे हो विद द यूज ऑफ एडिशनल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। एक्स्ट्रा लेबर लगा के, एडिशनल लेबर लगा के आप कितनी एडिशनल प्रोडक्शन कर रहे हो। एडिशनल मशीन तो फिक्स फैक्टर में तो एडिशनल ला ही नहीं सकते ना, वो तो चेंज ही नहीं हो सकता। एडिशनल आप कितनी प्रोडक्शन कर रहे हो विद द यूज ऑफ एडिशनल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर मतलब लेबर या फिर रॉ मटेरियल, ठीक है जी। इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, एक ये फॉर्मूला है और एक
ये फॉर्मूला। अगर आपको याद हो बेटा, यूटिलिटी वाले चैप्टर में भी हमने मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था। मार्जिनल का मतलब क्या बताया था? एडिशनल। एडिशनल आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, यही बात की रही थी। यहाँ पे भी मार्जिनल प्रोडक्शन का मतलब है आप एडिशनल कितनी प्रोडक्शन कर रहे हो। ठीक है जी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट से मुझे बताओ। एमयू का फॉर्मूला क्या था? TUN माइनस TUN माइनस 1। अगर आपने पढ़ा हो, ये फॉर्मूला था। वैसे ही मार्जिनल का मतलब ही क्या है? एक्स्ट्रा। मार्जिनल प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? TPN माइनस TPN माइनस 1। यानी टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आ रहा है, नीचे में से ऊपर माइनस कर दोगे, नीचे में से ऊपर माइनस कर दोगे, नीचे वाली TP में से ऊपर वाली TP माइनस कर दोगे। आपको मैं ये अच्छे से न्यूमेरिकल जब कराऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब आगे हम देखते हैं एमपी का एक और फॉर्मूला है। चेंज इन टीपी का तो मतलब हमें यही पता है, TPN माइनस TP माइनस TPN माइनस 1। चेंज इन लेबर मतलब ये है ना, लेबर में कितने चेंज आने की वजह से आपकी प्रोडक्शन में कितना चेंज आ रहा है। लेबर में कितना चेंज आने की वजह से आपकी प्रोडक्शन में कितना चेंज आ रहा है, यानी एडिशनल लेबर लगाने पर एडिशनल कितनी प्रोडक्शन हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं। तो वही है, एडिशनल लेबर लगाने पर आप में कितनी टोटल, कितनी एडिशनल, चेंज का मतलब कितना एडिशनल लेबर लगाने पर आप कितनी एडिशनल प्रोडक्शन कर रहे हो, टोटल प्रोडक्शन कर रहे हो, उसको हम क्या कह देंगे? मार्जिनल प्रोडक्शन। इतना क्लियर है बेटा? सिंपल सी बात है। अभी तक मैंने दो डेफिनेशन डिस्कस करी है। टोटल प्रोडक्शन नाम से पता चला टोटल आप कितनी प्रोडक्शन कर रहे हो, दोनों फैक्टर्स का यूज करके, फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। उसके बाद हमने करी है मार्जिनल प्रोडक्शन के बारे में। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। एडिशनल आप कितनी प्रोडक्शन कर रहे हो, एडिशनल लेबर लगा के या एडिशनल वेरिएबल फैक्टर लगा के। अब यहाँ पे फिक्स फैक्टर वर्ड क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा फिक्स फैक्टर में तो चेंज ला ही नहीं सकते हो, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर में ला सकते हो। क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट है आपका एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज का मतलब क्या होता है भाई, हमेशा याद रखो। पहले मुझे बताओ, लेट्स से अगर आपको एवरेज मार्क्स निकालने, मान लो आपको एवरेज मार्क्स निकालने, तो आप क्या करते हो? क्या करते हो आप मुझे बताओ? एवरेज मार्क्स निकालने हैं तो आप क्या करते हो? मैम हम टोटल मार्क्स कर देते हैं, डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर देते हैं, डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर देते हैं। वैसे ही बेटा क्या होता है? एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन का मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ लेबर्स। इसको हम क्या कहते थे? लेबर से डिवाइड कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एवरेज प्रोडक्शन। मतलब समझो, एवरेज प्रोडक्शन का मतलब होता है एक पर्सन या फिर एक लेबर कितनी प्रोडक्शन कर रही है। एक वेरिएबल फैक्टर का मतलब लेबर, एक लेबर कितना आउटपुट जनरेट कर रही है, कितनी प्रोडक्शन कर रही है, उसको हम कह देंगे एवरेज प्रोडक्शन। यानी एक लेबर कितनी प्रोडक्शन कर रही है, उसको हम क्या कह देंगे? एवरेज प्रोडक्शन। अगर हम डेफिनेशन पे आए तो इसका मतलब क्या होगा? आउटपुट, कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर का मतलब क्या है? यहाँ पे हम ले रहे हैं लेबर। क्या है यहाँ पे? लेबर। यानी एक लेबर का यूज करके, पर लेबर का यूज करके, एक लेबर का यूज करके हम कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है बेटा? एवरेज प्रोडक्शन। क्लियर है ना? एवरेज मार्क्स क्या निकालते हैं? एक स्टूडेंट कितने मार्क्स लेके आया, तो ही डिवाइड बाय में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करते हैं। वैसे ही एवरेज प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? एक लेबर कितनी प्रोडक्शन कर रही है, उसको हम क्या कह देंगे? एवरेज प्रोडक्शन। जिसका फॉर्मूला क्या है भाई? फॉर्मूला क्या है फटाफट से बताओ? TP बाय में लेबर, क्योंकि एक वेरिएबल फैक्टर, एक लेबर कितनी प्रोडक्शन कर रही है। और MP में क्या था? लेबर में चेंज आने की वजह से टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या था? ये वाला। चेंज इन TP का मतलब क्या था? TPN माइनस TPN माइनस 1। ओके जी मैम, इतना तो हमें हो गया क्लियर, इतना आपको हो गया होगा क्लियर। अब बड़े ध्यान से समझो, दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक अगर आप करके, मान लो आपके पेपर में भाई बल्ले बल्ले होगी, भाई बल्ले बल्ले होगी, 6 नंबर पक्के। ठीक है जी। अब फटाफट से देखो भाई क्या क्या नाम से इसको बोला जाता है। एक है आपका रिटर्न टू अ फैक्टर। ठीक है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। अ फैक्टर का मतलब ही यही होता है कि एक फैक्टर चेंज हो रहा है और एक फैक्टर चेंज नहीं हो रहा। मतलब इसके अंदर दोनों फैक्टर्स होते हैं, फिक्स फैक्टर भी और वेरिएबल फैक्टर भी। इसी का एक और नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या फिर इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। ये तीनों ये एक ही नाम है, मतलब एक ही है। कोई भी क्वेश्चन किसी भी नाम से आ गया तो आप आंसर एक ही लिखोगे। प्रॉपर नोट्स बनाए मैंने आपके इसके लिए, कैसे आपको एक्सप्लेन करना है, कैसे टेबल बनानी है, कैसे डायग्राम लिखनी है, कैसे कॉजल लिखनी है, कैसे अजम्पशन लिखनी है, हर एक चीज के प्रॉपर नोट्स बनाया। लेकिन उसको समझने से पहले हम आ जाते हैं टॉपिक को समझते हैं। पहले हम टॉपिक समझते हैं। ये देखो मैंने आपके प्रॉपर नोट्स बनाए, लेकिन इस तक आने के लिए इसको समझने से पहले हम एक टॉपिक समझते हैं। वो क्या था भाई? पहले हम समझते हैं रिटर्न टू अ फैक्टर।
ठीक है जी। रिटर्न टू ऑफ फैक्टर का मतलब ही हमें पता है भाई, कुछ फैक्टर्स क्या हैं भाई, फटाफट से बताओ मैम। कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड हैं और कुछ फैक्टर्स क्या हैं मैम, इसमें वेरिएबल है। फिक्स्ड में एग्जांपल ले लेते हैं मैम, मशीन ले लेते हैं, और वेरिएबल में एग्जांपल ले लेते हैं, लेबर ले लेते हैं। अब हम इससे एक टेबल समझते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाओ, तो पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे यूनिट्स ऑफ मशीनरी, मशीन के आपके लिए फिक्स फैक्टर। यहाँ पे हम ले लेते हैं यूनिट्स ऑफ लेबर, लेबर क्या है आपके लिए, वेरिएबल फैक्टर, यानी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। ये तो हमें समझ आ गया। अब हम इससे क्या बनाएंगे, इससे हम एमपी बनाएंगे और हम इससे क्या बनाएंगे, टीपी बनाएंगे। इसको अच्छे से समझेंगे, इनका रिलेशन क्या है, टीपी और एमपी के बीच का क्या रिलेशन है, उसको डायग्राम कैसे बनाते हैं, हर एक चीज को यहीं आपका क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज अपना दिमाग कान खुले रखो अब, है ना। अब बड़े ध्यान से समझो। मान लो मैं 2-3 केस ले लेती हूँ। मशीन तो क्या है आपके लिए, फिक्स फैक्टर है, यानी एक ही मशीन है आपके पास, एक ही क्या आपके पास मशीन है, इसमें तो मैं कोई भी चेंज नहीं लेके आ सकती। लेबर क्या है, लेबर ऑब्वियसली क्या है, वेरिएबल फैक्टर है। जैसे जैसे मुझे प्रोडक्शन बढ़ानी है, मैं लेबर को बढ़ा दूंगी, प्रोडक्शन कम करनी है तो लेबर को क्या कर दूंगी, कम कर दूंगी। मान लो पहले केस में मेरे पास एक लेबर थी, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। ये एक मेरे पास मशीन है, ठीक है जी। ये मेरे पास एक मशीन है, इस मशीन में 3 लोग काम करें तो बहुत अच्छे से काम हो सकता है। इस मशीन में अगर 3 लोग काम करें बहुत अच्छे से काम हो सकता है। अगर हम 3 लोगों में ये काम बांट दें, ये पर्सन ये काम कर ले, ये पर्सन ये काम कर ले, ये पर्सन ये काम कर ले, तो 3 लोगों में अगर काम बांट दिया जाए तो बहुत बढ़िया हो सकता है, ठीक है। पहला केस क्या हुआ, मशीन मेरे पास एक ही है, एक लेबर काम कर रही है, प्रोडक्शन सही हो रही थी, मान लो 2 यूनिट्स ऑफ गुड बना रही थी, मैं 2 यूनिट्स ऑफ गुड बना रही थी, ठीक है। मशीन मेरे पास आज भी एक है, मैंने एक और लेबर बुला ली, तो ऑब्वियसली बात है 3 लोग तो बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। अब 2 लोग आ गए तो मैंने आधा आधा काम बांट दिया, आधा काम उसने कर लिया, आधा काम उसने कर लिया, तो थोड़ी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगी, मेरी बढ़ गई। अब मैं कितने यूनिट्स गुड बना पा रही हूँ, 3 यूनिट्स ऑफ गुड बना पा रही हूँ। अगले केस में क्या हुआ, मशीन तो मेरे पास अभी भी क्या है, एक ही है। अब मैंने क्या कर लिया, और लेबर बुला ली, एक और लेबर बुला ली, यानी मेरे पास अब कितनी लेबर होगी, 3 लेबर होगी, 3 बंदे हो गए काम करने के लिए। अब 3 बंदे हैं तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। मशीन में कैपेसिटी थी कि 3 बंदे काम करेंगे तो बहुत बढ़िया से काम होगा। अब क्या कर लिया, मैं 3 लोगों को काम बांट दिया, एक बंदे को ये काम दे दिया, दूसरे को ये कर दिया, तीसरे को ये दे दिया, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी और बढ़ गई। लो जी, प्रोडक्शन कैपेसिटी और बढ़ गई, ये हो गया मेरे पास 4। अब मशीन की कैपेसिटी क्या थी, 3 लोग काम करेंगे तो अच्छे से काम होगा। अब मैंने क्या कर दिया, मशीन तो मेरे पास अभी भी एक है, लेकिन इसी मशीन पे चौथा बंदा बुला लिया, इसी मशीन पे चौथा बंदा काम करने लग गया। धीरे धीरे उनमें होगी लड़ाइयां, वो कहता है मैं करूंगा, वो कहता है मैं करूंगा, वो कहता है मैं करूंगा, क्योंकि क्या है, काम सिर्फ 3 लोगों का था, लोग कितने आ गए, 4 लोगों के, तो थोड़ी बहुत क्या होगी, तू तो मैं में होगी, तो पहले से प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी। पहले 4 यूनिट्स बना पा रही थी, अब मैं कितने यूनिट्स बना पा रही हूँ, 4 लेबर का यूज करके सिर्फ 3 यूनिट, यानी 3 लोग से 4 यूनिट्स बन रही थी, लेकिन 4 लोग से सिर्फ 3 यूनिट्स क्यों बनी, क्योंकि अब क्या होगी, जरूरत से ज्यादा लेबर होगी, है ना। ओवर यूज कर लिया मैंने लेबर का, तो आपस में क्या होने लगी भाई, तू मैं होने लगे। वो कहता है मैं करूंगा, वो कहता है मैं करूंगा, वो कहता है मैं करूंगा, तो ऐसे ऐसे करके क्या होने लगी, तू मैं होने लगी, किसी ने नहीं किया ढंग से, ठीक है जी। अब मशीन तो क्या है मेरे पास अभी भी एक है, मैंने एक और लेबर बुला ली, भाई अब क्या कर दिया, तो स्यापा होगा। जरूरत सिर्फ 3 की थी, 5 लोग काम कर रहे हैं, भाई लड़ाइयां शुरू हो रखी है ना। कोई कहता है मैं नहीं करता, कोई कहता है मैं नहीं करता, कोई कहता है मैं नहीं करता, और पहले से प्रोडक्शन क्या होगी भाई, कम होगी जी। हाँ, क्या करें, है ना। मशीन अभी भी क्या है भाई, एक ही है ना। मैंने क्या कर दिया, एक और लेबर बुला ली, पहले 5 लोग काम कर रहे थे, अब 6 लोग काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, तू मैं गालियां गलौज शुरू होगी, भाई क्यों करूं, मैं क्यों करूं, वो पूरा सौदा हो गया। प्रोडक्शन की तो भाई बिल्कुल कम होगी, प्रोडक्शन पहले से भी क्या होगी, कम होगी। अब मशीन फिर से क्या आती भाई, एक, वो तो क्या है भाई, फिक्स फैक्टर है, मशीन में तो कोई भी चेंज नहीं आ रहा। हमने भाई बात करी है, मशीन क्या है, एक फिक्स फैक्टर है, चाहे प्रोडक्शन ज्यादा करूं प्रोडक्शन कम करूं, वो मैं चेंज नहीं लेकर सकता हूं। लेकिन ये शॉर्ट पीरियड एनालिसिस है, शॉर्ट पीरियड की बात कर रहे हैं, तो छोटे टाइम में प्रोडक्शन करके देने में एकदम से मैं मशीन नहीं खरीद सकती। तो मशीन क्या हर बार में क्या है भाई, कॉन्स्टेंट है। अब मैंने एक और लेबर बुला ली, भाई कितनी जरूरत थी, सिर्फ 3 लोगों की, 7 लोग इस मशीन पे लगे हुए हैं, है ना। 7 लोग इस मशीन पे लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई जरूरत से ज्यादा लोग इस पे लग गए हैं।
अब है तो वो मशीन ही ना, जरूर से लाकर सारे लोग उस पर टूट गए तो मशीन पे धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, वो भी भाई अपनी एफिशिएंसी को लूज करती जाएगी, है ना। अब जरूर से ज्यादा लोग लग गए तो वो हैंग होने लग जाएगी, क्योंकि ओवर यूज हो गया मशीन का इतना ज्यादा एक्सेसिव यूज होने लग गया, इस चक्कर में मशीन धीरे धीरे हैंग होने लग जाएगी, बीच में कभी बंद पड़ जाती है, कई बार वो बिल्कुल वो कह सकते हैं गर्म पड़ गई, हीटिंग प्रॉब्लम्स होगी। तो धीरे धीरे हमने देखा एक और लेबर लगाने पर, इतना ज्यादा ओवर यूज करने पर मशीन का, लेबर का इतना ज्यादा ओवर यूज करने पर एक ही मशीन पे इतने लोग टूट गए, तो इस चक्कर में प्रोडक्शन बिल्कुल एक टाइम पे आ गई जीरो होगी, क्योंकि उसमें हीटिंग प्रॉब्लम्स होगी, थोड़ा करंट लगना शुरू हो गया, खराब होनी शुरू होगी मशीन। अब मशीन कितनी थी भाई, एक और लेबर बुला ली, अब सोचो प्रोडक्शन पहले नहीं हो रही थी, अब क्या, अब तो भाई वो नेगेटिव में जाने लगी, है ना, अब तो भाई वो नेगेटिव में जाने लगी। यही हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे। स्टार्टिंग में मशीन की कैपेसिटी, मशीन थी हमारे पास एक, है ना, यानी ये क्या है हमारे लिए फिक्स्ड फैक्टर, और ये क्या है हमारे लिए वेरिएबल फैक्टर। रिटर्न टू अ फैक्टर क्या कहता है, एक तो ये क्या है शॉर्ट पीरियड में एप्लीकेबल है, शॉर्ट पीरियड में एप्लीकेबल है, जहां पे कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं वेरिएबल होते हैं। जब हम कॉम्बिनेशन कर लेते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स का, तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारी मार्जिनल प्रोडक्शन तो बहुत अच्छे से बढ़ती है, क्योंकि पहले एक लेबर से इतनी हो रही थी, 2 आई, क्योंकि 3 तक रिक्वायरमेंट क्या थी, सिर्फ 3 लेबर की रिक्वायरमेंट थी, एक मशीन पे जरूरत थी सिर्फ 3 लेबर की, तो जब तक 3 थी तब तक काम अच्छे से हो रहा था, क्योंकि सब में अच्छे से काम बढ़ गया था। अब जरूरत से ज्यादा लोग लगे उस मशीन पे, तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि वो आपस में लड़ाइयां होने लगी उनमें, तो धीरे धीरे प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होने लगी, कम। एक टाइम पे तो अब मशीन भी जवाब देना शुरू होगी, मशीन भी बंद पड़ने लगी, तो इस चक्कर में वो जीरो होगी और नेगेटिव होगी। यही हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे। तो आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो रही है, पहले बढ़ रही है, फिर डिक्लाइन हो रही है, फिर जीरो हो रही है, फिर नेगेटिव हो रही है। अब हम टोटल प्रोडक्शन की बात करते हैं। टोटल प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, टोटल आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। पहले केस में तो 2 ही, अब 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, 15 + 0 15 एंड 15 - 5 40। अगर आप देख रहे हो बेटा, स्टार्टिंग में आपकी टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, स्टार्टिंग में आपकी टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। देख रहे हो पहले कितने से बढ़ रही है, 3 से, फिर कितने से बढ़ रही है, 4 से, यानी इंक्रीजिंग रेट 3 और 4 ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है आपकी प्रोडक्शन। उसके बाद आप देखोगे आपकी जो टोटल प्रोडक्शन बढ़ तो रही है, यहाँ पे भी देख लो 9 से 12 में देख लो कितने से है, 10 11 12 5 6 7 8 9 9 10 11 12। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कितने से बढ़ रही है, 3 से, अब कितने से बढ़ रही है, 2 से, अब कितने से बढ़ रही है, 1 से। अब आप देख रहे हो टोटल प्रोडक्शन बढ़ तो रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, डिमिनिशिंग रेट का मतलब क्या होता है बेटा, डिमिनिशिंग रेट का मतलब होता है आपकी टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ रही है लेकिन कम रेट से, कम स्पीड से बढ़ रही है, तो ये यहाँ क्या आ जाएगा आपका डिमिनिशिंग रेट। उसके बाद देखोगे आपकी टोटल प्रोडक्शन एक बारी के बाद क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, और उसके बाद क्या होने लग जाती है, वो डिक्लाइन होना शुरू हो रही है। क्या हो रही है भाई, वो डिक्लाइन होना शुरू हो रही है। देख पा रहे हो, दोबारा से बड़े ध्यान से समझो मैं क्या बात कर रही हूँ बेटा। आप देख रहे हो स्टार्टिंग में आपकी जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। क्यों इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन, ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन। उसके बाद आप देखो आपकी टोटल प्रोडक्शन बढ़ तो रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, 3 से 2, 2 से कम स्पीड से बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि अब आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन भी धीरे धीरे क्या होने लगी है, डिक्लाइन होना शुरू हो रही है। क्या हो रही थी भाई, डिक्लाइन, क्योंकि अब क्या हो गया था, ओवर यूज हो गया था लेबर का, आपस में तू मैं लड़ाई झगड़े होने लगे थे, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो गई थी, कम हो गई थी, तो इस चक्कर में आपका एमपी क्या हो गया था, डिक्लाइन हो रहा था। एक टाइम के बाद जो है आपकी मार्जिनल टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम पॉइंट अचीव कर लेती है। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है कि इससे ज्यादा वो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसके बाद वो भाई गिरने लग जाएगी, इससे ज्यादा वो नहीं बढ़ रही, इसके बाद वो क्या कर रही है, गिरने लग रही है। यहां पे क्या है, टोटल प्रोडक्शन अचीव्स इट्स मैक्सिमम पॉइंट, अचीव इट्स मैक्सिमम पॉइंट। यहां पे आपकी जो टोटल प्रोडक्शन है उसने मैक्सिमम पॉइंट अचीव कर लिया। क्यों अचीव कर लिया, क्योंकि आपका एमपी उस टाइम क्या है, 0 है। जब आपका एमपी 0 है तो टीपी अचीव्स इन मैक्सिमम पॉइंट, लेकिन जब आपका एमपी नेगेटिव हो रहा है तो उस वजह से आपकी जो टीपी है वो क्या होने लगी बेटा जी, डिक्लाइन होना शुरू होगी। क्लियर है,
क्लियर है? तो अब लिख सकते हो, बड़ा इजी है। व्हेन एमपी इंक्रीज हो रही थी तो टीपी इंक्रीज हो रहा था इंक्रीजिंग रेट से। जब आपका एमपी डिक्लाइन होना शुरू हो गया तो टीपी इंक्रीज हो रहा था लेकिन डिक्रीजिंग रेट से या डिमिनिशिंग रेट से। जब आपका एमपी 0 था तो उस टाइम पे टीपी अचीव्ड इट्स मैक्सिमम पॉइंट। जब आपका एमपी नेगेटिव हो गया तो उस स्टेज में क्या हो गया था, आपका टीपी भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। अब आ जाओ इसको भाई डायग्राम से कैसे बनाना है भाई मैम। अब इसको डायग्राम से कैसे बनाना है, मैं ये वाला थोड़ा सा चीज आपको इरेज कर रही हूं। यहां तक क्लियर है? प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिया तो। चलो जी, अब आ जाओ डायग्राम। पेन का कलर चेंज करते हैं। लो जी, अब हम एक बार बना लेते हैं डायग्राम। इतना ध्यान रखना बेटा, जो भी आप डायग्राम बनाओगे ना, एक के नीचे एक बनाओगे हमेशा। आपका डायग्राम गलत नहीं बनेगा, हमेशा एक के नीचे एक बनाना। यहाँ पे आप वाई एक्सिस लिखना, यहाँ ओरिजिन लिख देना, और यहाँ पे क्या बना देना, एक्स एक्सिस लिख देना। यहाँ पे भी सेम वाई एक्सिस ओरिजिन, और यहाँ पे क्या लिख देना भाई, एक्स एक्सिस बना देना। यहाँ पे आप पूरा का पूरा टीपी लिखना भाई, लिखना पूरा पूरा। यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ टीपी, टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्ट पूरा लिखना। और यहाँ पे आप पूरा का पूरा एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्ट लिखना। जहाँ नीचे है ना बेटा, यहाँ पे आता है आपका यूनिट्स ऑफ लेबर। यहाँ पे फिक्स फैक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि फिक्स फैक्टर में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा, मशीन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। आपका चेंज किस में आ रहा है, लेबर में चेंज आ रहा है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रही है वैसे वैसे लेबर में, आप लेबर में क्या कर रहे हो, यहाँ पे चेंज कर रहे हो। ये तो आपका कांस्टेंट है, ये तो आपका फिक्स फैक्टर है। वेरिएबल फैक्टर हम यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ आप क्या लिख दोगे, यूनिट्स ऑफ लेबर। मैं यहाँ लिख रही हूँ यूनिट्स ऑफ लेबर, ठीक है, क्योंकि ताकि दिक्कत ना हो। आप अपना नोटबुक में अच्छा खासा नीचे ही लिखना, आप नीचे ही लिखना, जैसे यहाँ पे यूनिट्स ऑफ लेबर, यूनिट्स ऑफ लेबर। चलो जी, अब फटाफट से एक बार डायग्राम बनाते हैं हम। देखो, पहले केस में आपका जो एमपी था वो क्या हो रहा था, बढ़ रहा था भाई। मैम अगर एक बार इसका 3 वो ले लेते डिवीजन, एक ये डिवीजन और एक ये डिवीजन, ठीक है जी, इकट्ठा लेते जाओ, एक ही सीधा सीधी लाइन लेते जाओ पूरी, ठीक है जी, पूरी सीधी लाइन। अब देखो पहला केस मेरे को फटाफट से बताओ, यहाँ पे क्या हो रहा था मैम, यहाँ पे आपका टीपी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था इंक्रीजिंग रेट से। किसकी वजह से, बिकॉज आपका एमपी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। एमपी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो पहले हम यहाँ लिख लेते भाई स्टेज 1 है ये, दिस इज योर स्टेज 1, दिस इज योर स्टेज 2 और दिस इज योर स्टेज 3। 3 स्टेजेस है ना, 3 स्टेजेस है। पहला केस देखो, पहले केस में आपका टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था क्योंकि आपका एमपी बढ़ रहा था। इसको हम बोल देंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर क्यों बोल देंगे, बिकॉज आपका टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि आपका एमपी बढ़ रहा था, आपका एमपी बढ़ रहा था। इस केस में आपका क्या हो रहा था, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। दूसरा केस क्या है, दूसरी स्टेज क्या है, ये आपकी होगी स्टेज 1। ये क्या है आपकी स्टेज 1। दूसरी स्टेज क्या है, जब आपका टीपी बढ़ तो रहा था लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, 9 से 12 सिर्फ 3 से बढ़ रहा, 12 से 14 सिर्फ 2 से बढ़ रहा, 14 से 15 सिर्फ 1 से, यानी बढ़ तो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, कम स्पीड से, कम रेट से बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे आपका जो एमपी है वो गिरने लग गया। तो इसको हम बोल देंगे, एमपी गिर रहा है तो स्टेज 2 को हम क्या बोल देंगे, डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग का मतलब गिर जाना, कम हो जाना। डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। अ फैक्टर क्यों लगा रहे बारी बारी हम, क्योंकि एक फैक्टर में चेंज आ रहा है और बाकी फैक्टर में चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ लेबर में चेंज आ रहा है, मशीन में चेंज नहीं आ रहा। उसके बाद आप देखो, जब आपका एमपी 0 है तो ये क्या हो गया, टीप अचीव्स इट्स मैक्सिमम पॉइंट। उसके बाद देखो क्या हो, जब आपका एमपी नेगेटिव हो गया, 0 से नेगेटिव, जब आपका एमपी नेगेटिव हो गया तो उस सिचुएशन में टीपी क्या होगी भाई, गिरने लगी, डिक्लाइन होने लगी, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव होने का मतलब क्या है, ये है आपकी नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर, ये है आपकी स्टेज 3। ये क्या है आपकी स्टेज 3। तो हम यहां बनाएंगे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। यहां आप लिख देना, ये है आपकी इंक्रीजिंग रिटर्न, ये है आपकी इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, ठीक है जी। मैं अब शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी, ये है आपकी डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। ये है आपकी नेगेटिव, नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। इतना क्लियर हो गया, रिटर्न टू अ फैक्टर। अब फटाफट से
फटाफट से डायग्राम बनाते हैं, फटाफट से। क्या है भाई, पहले एमपी क्या हो रहा था भाई मैम, बढ़ रहा था। एमपी क्या हो रहा था भाई मैम, बढ़ रहा था। एमपी तो मैम बढ़ रहा था। जब मेरा एमपी बढ़ रहा था तो मेरा टीपी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था इंक्रीजिंग रेट से। जब मेरा एमपी बढ़ रहा था तो मेरा टीपी बढ़ रहा था भाई इंक्रीजिंग रेट से मैम। ओके जी, चलो अब देखो बेटा, आपका जो है एमपी गिरने लग गया। आपका एमपी गिर के क्या हो गया भाई, जीरो हो गया। जब आपका एमपी गिर रहा था तो आपकी टीपी बढ़ तो रही थी, टीपी बढ़ तो रही थी, तो लेकिन बढ़ किससे रही थी भाई, डिमिनिशिंग रेट से। अब आपका एमपी गिर गया भाई, पहले तो एमपी को कर दो, गिरा दो भाई। एमपी गिर गया और गिर के क्या हो गया था, जीरो। तो पहले यह जीरो नीचे होगा, जीरो से और एमपी को क्या कर दो भाई, गिरा दो। गिर गया भाई आपका एमपी, क्लियर हो गया। देखो जब आपका एमपी गिर रहा था तो आपकी टीपी क्या हो रही थी, फटाफट से देखो भाई, टीपी बढ़ रही थी, लेकिन मैम बढ़ रही थी धीरे धीरे, यानी डिमिनिशिंग रेट से। बढ़ रही थी लेकिन धीरे धीरे। पहले देखो कितनी स्पीड से बढ़ी, इंक्रीजिंग रेट से। अब टीपी बढ़ तो रही है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रही है, बढ़ तो रही है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रही है, क्लियर है। उसके बाद देखो, जब आपका एमपी हो गया जीरो, टीपी अचीव्स इट्स मैक्सिमम पॉइंट। जब आपका एमपी हो गया जीरो, टीपी अचीव्स इट्स मैक्सिमम पॉइंट। मैक्सिमम पॉइंट का मतलब क्या होता है बेटा, मैक्सिमम पॉइंट का मतलब है कि इसके बाद टीपी बढ़ना बंद हो गई। यहां पे लास्ट है कि टीपी बढ़ रही थी पहले, तो उसके बाद इट अचीव्स इट्स मैक्सिमम पॉइंट, इट बिकम कांस्टेंट। देख रहे हो 15 के बाद 15 ही आया, बढ़ना बंद होगी टीपी, इट अचीव्स इट्स मैक्सिमम पॉइंट। और उसके बाद क्या हुआ, जब आपका एमपी हो गया नेगेटिव, मैम नेगेटिव मतलब ले जाओ नीचे। जब आपका एमपी हो गया नेगेटिव, टीपी स्टार्ट डिक्लाइनिंग। 15 से 14 यानी टीपी स्टार्ट डिक्लाइनिंग। ये है आपकी टीपी कर्व और ये है आपकी एमपी कर्व। क्या बात करी बेटा मैंने, एक क्विक रिवाइज करा रही हूँ, बड़े ध्यान से समझो। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, स्टार्टिंग में ये हुआ था कि जैसे जैसे आपका एमपी बढ़ रहा था, जैसे जैसे मेरा एमपी बढ़ रहा था, इसकी वजह से मेरा टीपी बढ़ रहा था इंक्रीजिंग रेट से, इसलिए हम इसको बोल देते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। उसके बाद क्या हुआ बेटा, जैसे जैसे मेरा एमपी गिरने लग गया, उसके बाद क्या हुआ, मेरा टीपी बढ़ तो रहा था लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, कम स्पीड से। जब मेरा एमपी गिरने लग गया तो टीपी बढ़ तो रहा था लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, इसलिए हम इसको क्या बोलते थे, डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, क्लियर है। उसके बाद देखो, जब मेरा एमपी हो गया जीरो तो उस टाइम टीपी अचीव्स इट्स मैक्सिमम पॉइंट। जब मेरा एमपी हो गया जीरो तो टीपी अचीव्स इट्स मैक्सिमम पॉइंट। उसके बाद क्या हुआ बेटा, जब मेरा एमपी हो गया नेगेटिव, जब मेरा एमपी हो गया बेटा जी नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो उस टाइम पे मेरा जो टीपी है वो क्या हो गया भाई, डिक्लाइनिंग। क्या हो गया भाई, ये डिक्लाइनिंग। यहां से देख रहे हो गिरना शुरू हो गया। ये है मेरी टीपी कर्व और ये है मेरी एमपी कर्व, क्लियर है। रिलेशन समझ आ गया। रिलेशन कैसे लिखोगे, पेपर में कैसे लिखोगे, फटाफट से देखो। when MP increases, TP increase at increasing rate, this stage is known as increasing return to a factor. When MP starts declining, TP increase at diminishing rate, this stage is known as diminishing return to a factor. When MP becomes zero, then TP achieves its maximum point. Last, when MP starts negative, when MP gets negative, then TP starts डिक्लाइनिंग। इतना क्लियर है, डिक्लाइनिंग, और इसको हम क्या बोल देते हैं, नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। इतना क्लियर होगा। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन, 1 वर्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट देखो, यहां पे मैं बना देती हूं दिस पॉइंट। आप ये पॉइंट देख पा रहे हो, अगर मैं इस पॉइंट को के नाम दे दूं, इस पॉइंट को के नाम दे दूं, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहते हैं भाई, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम, हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है, इस के को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्यों बोलते हैं, याद रखो, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई दिस नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है, क्योंकि यहां पे टीपी स्टॉप्स इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट एंड स्टार्ट इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। जो स्पीड पहले थी वो कम हो जाती है, टीपी स्टॉप्स इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट एंड स्टार्ट इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। इसलिए हम इस पॉइंट को क्या कह देते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि यहां तक वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था, यहां तक वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा था। सो टीपी स्टॉप इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट एंड स्टार्ट इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। डन है, अच्छे समझ आया। ये है बेटा आपका रिटर्न टू अ फैक्टर। सिर्फ क्या समझाया है, इसमें 2 फैक्टर्स आपको पता होना चाहिए। एक तो ये शॉर्ट पीरियड में होता है, दूसरा इसमें कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं और कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं,
क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। और स्टार्टिंग में क्या होता है, इनिशियल में अगर हम बात करें तो इनिशियल में आपकी जो एमपी है वो बढ़ रही होती है, तो इस वजह से आपकी टीपी बढ़ रही होती है इंक्रीजिंग रेट से। उसके बाद क्या होता है, जब आपकी एमपी बढ़ रही होती है, जब आपकी एमपी गिरना शुरू हो जाती है तो आपकी टीपी बढ़ती तो है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, ठीक है। उसके बाद जब आपकी एमपी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो टीपी क्या हो जाती है, अचीव मैक्सिमम पॉइंट। उसके बाद क्या होता है, जब आपकी एमपी नेगेटिव होने लग जाती है तो टीपी स्टार्ट डिक्लाइनिंग, और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दोनों ही, चाहे वो टेबल बनाओ चाहे डायग्राम बनाओ, दोनों से हम यही चीज प्रूव कर पा रहे हैं, ठीक है जी। टेबल का यूज करके ही आपको डायग्राम बनवाया। ओके है जी, अच्छे समझ आया। ये है आपका पूरा का पूरा टॉपिक। अब हम फटाफट से चलते हैं नोट्स की तरफ। लो जी, फटाफट से क्या है, सबसे पहले रिटर्न टू अ फैक्टर क्या है भाई, ये मैम शॉर्ट पीरियड एनालिसिस है, ये हमें पता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ, मोर एंड मोर क्यों बात करी, कभी आपने देखे मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या क्या होता है, पहले हमारी एमपी बढ़ती है जिसकी वजह से हमारी टीपी बढ़ती है इंक्रीजिंग रेट से, फिर हमारी एमपी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से हमारी टीपी बढ़ती है डिमिनिशिंग रेट से, फिर भाई हमारी एमपी जीरो हो जाती है जिसकी वजह से टीपी अचीव्ड मैक्सिमम है, फिर उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद हमारी एमपी हो जाती है नेगेटिव, उसके बाद हमारी उसकी वजह से हमारी टीपी क्या हो जाती है भाई, डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। वही चीज है बेटा यहाँ पे भी, ठीक है जी। तो क्या हुआ, व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स को हम कंबाइन कर देते हैं फिक्स फैक्टर से, तो सबसे पहले क्या होता है, आपकी जो टीपी है वो इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग रेट से। क्यों होती है इंक्रीज, क्योंकि उस टाइम पे आपका एमपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा होता है, ठीक है जी। सेकंड स्टेज क्या आती है, उसके बाद एक स्टेज आती है कि जब आपका टीपी जो बढ़ रहा होता है, टीपी क्या हो रहा था, बढ़ रहा होता है सिर्फ डिमिनिशिंग रेट से। पहले क्या हो रहा था, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था, अब क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। क्यों डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, क्योंकि अब आपका एमपी क्या हो रहा था भाई, गिरने लग गया था, क्योंकि ओवर लेबर यूज कर दी थी ना, ओवर यूज कर दी थी लेबर में, लड़ाइयां हो रही थी लेबर में, जिसके चक्कर में आपकी क्या हो गई थी भाई, एमपी गिरने लगी थी ड्यू टू डिमिनिशिंग। बट पॉजिटिव क्यों बोला है, अभी नेगेटिव नहीं हुई, गिर तो शुरू से रही है लास्ट तक, लेकिन स्टार्टिंग में वो गिरते वक्त पॉजिटिव थी। नेक्स्ट, उसके बाद क्या आती है भाई, उसके बाद स्टेज आती है जब टीपी बढ़ने की जगह क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसमें एक पॉइंट और भी डाल सकते हो, थर्ड पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट और डाल सकते हो, जब आपका एमपी जीरो होता है तो टीपी अचीव्स इट्स मैक्सिमम पॉइंट एंड बिकम कांस्टेंट। तीसरा पॉइंट ये डाल सकते हो, फिर चौथा पॉइंट ये डाल सकते हो, देन देयर कम्स अ स्टेज जब आपकी टीपी बढ़ने की जगह क्या होने लग जाती थी, देखा था बढ़ने की जगह क्या होने लग जाती थी, डिक्लाइन होना शुरू हो जाती थी, डिक्लाइन होना शुरू हो रही थी। क्यों डिक्लाइन होना शुरू हुई, क्योंकि आपका एमपी क्या हो रहा था भाई, नेगेटिव हो रहा था। क्लियर है मैम, बिल्कुल अच्छे से, इतना हमें क्लियर है। चलो जी, एक बार इसको आने से पहले एक बार फटाफट से ये देख लेते क्या था भाई। हमें पता है भाई मशीन क्या है, फिक्स फैक्टर, लेबर क्या आपके लिए वेरिएबल फैक्टर, उसके बाद हमें एमपी निकालना है और टीपी निकालना है। मशीन हमने हर बार क्या ली, कांस्टेंट ली, फिक्स ली, क्योंकि ये फिक्स फैक्टर है। लेबर क्या आपके लिए वेरिएबल फैक्टर, चेंज हो रही थी। स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे आपकी एमपी बढ़ रही थी, उसके बाद आपकी एमपी डिक्लाइन होना शुरू होगी, उसके बाद एमपी आपकी जीरो होगी, उसके बाद एमपी क्या होगी आपकी नेगेटिव होगी। उसके बाद आप टीपी देखोगे, सबको ऐड किया तो टीपी पहले इंक्रीज हो रही थी इंक्रीजिंग रेट से, फिर आपके पास टीपी इंक्रीज हो रही थी डिमिनिशिंग रेट से, एंड देन इट बिकम कांस्टेंट एंड देन इट बिकम्स डिक्लाइनिंग, ठीक है। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, और इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, डिक्रीज हो रहा है तो डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। इस स्टेज में क्या बोलते हैं, नेगेटिव हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर, नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर, ठीक है। सिंपल, वो हर एक चीज समझा दी आपको। टेबल क्लियर है, लो जी। अब टेबल की एक्सप्लेनेशन देख लो। टेबल की एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे, टेबल बनाने से काम नहीं चलेगा जब तक आप टेबल की एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे। अभी तक मैंने आपको मीनिंग समझाया, फिर मैंने टेबल बनाई, टेबल को एक्सप्लेन करना बना रही हूँ, फिर डायग्राम समझाऊंगी, डायग्राम को एक्सप्लेन करना समझाऊंगी, बड़े ध्यान समझोगे। इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ लेबर को हम कंबाइन कर दे फिक्स फैक्टर यानी मशीन से, तो क्या होगा भाई, इनिशियल स्टेट में क्या हो रहा था भाई, आपकी जो टीपी इंक्रीज हो रही थी इंक्रीजिंग रेट से ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ एमपी। ये प्लीज रीड मार लेना भाई, ये प्लीज रीड मार लेना, जो चीज आपको समझाई है ना बेटा वही सारी चीजें हैं, कुछ भी नया नहीं है। प्लीज रीड मार लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स बना लेना। ये बेसिकली आपको नोट्स कैसे बनाने ना, पेपर में लिखना कैसे, इसलिए लिख के आई हूं मैं, ठीक है जी। प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, कुछ भी नहीं है ये, ठीक है जी। अब डायग्राम देख लो, पहले आपका जो टीपी है इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था, उसके बाद टीपी बढ़ तो रहा था लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, उसके बाद इट बिकम कांस्टेंट एंड देन इट स्टार्ट डिक्लाइनिंग। यहाँ पे पहले आपका एमपी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद एमपी क्या हो गया, डिक्लाइन होना शुरू हो गया, फिर एमपी जीरो एंड देन इट बिकम नेगेटिव। क्लियर है, जिसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर और नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। ये आपको पता ही है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन भी आपको पता है।
सिंपल आप एक्सप्लेन करोगे, जब आपका एमपी बढ़ रहा था तो टीपी इंक्रीज हो रहा था इंक्रीजिंग रेट से, उसको हम क्या बोल देंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। उसके बाद जब आपका एमपी डिक्लाइन होना शुरू हो गया तो टीपी इंक्रीज हो रहा था लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, उसको हम क्या बोल देंगे, डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। उसके बाद जब आपका एमपी हो गया जीरो तो उस टाइम इट अचीव्स इट्स मैक्सिमम पॉइंट। उसके बाद जब आपका एमपी नेगेटिव हो गया तो टीपी स्टार्ट डिक्लाइनिंग, उसको हम क्या बोल देंगे भाई, नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। ठीक है जी। अब ये वाला जो पॉइंट ध्यान समझो, ये वाला जो पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बिकॉज हेयर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या होता है भाई, ये मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ, यहाँ पे समझ लो, बाकी सारी चीजें सेम है, यहाँ पे समझो। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या है, बिकॉज हेयर टीपी स्टॉप इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट एंड स्टार्ट इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। यहाँ पे देख रहे हो, टीपी स्टॉप इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट एंड स्टार्ट इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। यहाँ तक तो मैम आपने पहले ही बढ़ा दिया है ना, बस एक क्विक बताने की कोशिश करिए कि क्या है। अब आ जाओ कॉजेस, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार खाली कॉजेस पे क्वेश्चन आ जाता है। क्या कारण है इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर के, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर का मतलब है क्या कारण है कि आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही थी पहले केस में, क्यों बढ़ रही थी। पहला है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर का मतलब है मशीन अच्छे से काम कर रही थी, जितनी मशीन की एफिशिएंसी अच्छी थी, जब मशीन अच्छे से काम कर रही होगी तो प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी बढ़ेगी, जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो वही क्या होगी, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर की होगी। दूसरा प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर, लेबर का अच्छे से यूज कर रहे थे, लेबर को अपना काम आता था, कैसे काम करना है कैसे नहीं काम करना, हर एक चीज में लेबर माहिर थी अपने काम में। जब लेबर को काम आता है, वो अच्छे से काम कर पा रही है, एफिशिएंटली काम कर पा रही है, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वो कौन सी स्टेज आ जाएगी आपकी, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर की। उसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है लेबर को काम दिया आपने उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग या फिर उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। इसका मतलब यह है लेबर को मैंने वो काम दिया जिसमें वो माहिर है। अब मान लो मेरी कपड़े बनाने की फैक्ट्री है, मेरी कपड़े बनाने की फैक्ट्री है, एक लेबर है जिसको वीविंग आती है, एक लेबर है जिसको आयरनिंग आती है, प्रेस करना आता है, लेकिन मैंने उसको एक जो जिसको वीविंग आती है उसकी जगह मैंने उसको प्रेस करना दे दिया, या जिसको प्रेस करना आता है उसको मैंने वीविंग कर दी, क्या वो अच्छे से काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, उस लेबर को वो काम दो जिसमें वो माहिर है, जिसमें वो स्पेशलाइज है, जिसमें वो क्या कहते हैं एफिशिएंटली वो काम करे, क्योंकि अगर वो उनको स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे काम मिलेगा तो वो अपना बेस्ट करने की परफॉर्म करेंगे। जब वो अपना बेस्ट करने की परफॉर्म करेगी तो प्रोडक्शन क्या होगी भाई, बढ़ेगी। प्रोडक्शन बढ़ती क्या होगी भाई, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। उसके बाद बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर का मतलब क्या होता है, फिक्स फैक्टर क्या होता है भाई मैम, मशीन होता है, ये हमें पता है ना। वेरिएबल फैक्टर क्या होता है भाई मैम, लेबर। दोनों के बीच में अच्छा तालमेल है, अच्छा कोऑर्डिनेशन है। लेबर को पता है मशीन कैसे चलानी है, वो अच्छे से चला पा रहा है, मशीन भी अच्छा साथ दे रही है लेबर का, मतलब मशीन भी अच्छे से चल रही है, स्मूथली वर्क कर रही है, खराब नहीं हो रही, बीच में अर्थ नहीं रही, हीटिंग प्रॉब्लम नहीं दे रही मशीन। तो अगर दोनों के बीच में एक अच्छा तालमेल बना रहेगा तो प्रोडक्शन क्या हो पाएगी भाई, अच्छी होगी। अगर अच्छी होगी तो भाई क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। तो ये कारण थे इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर के, यानी कौन क्या क्या कारण है जिससे प्रोडक्शन क्या होती है भाई, बढ़ती है। अब क्या कारण है डिमिनिशिंग और नेगेटिव रिटर्न। इसका मतलब है क्या कारण है कि आपकी एक टाइम के बाद प्रोडक्शन कम होनी शुरू हो जाती है। तो पहला है ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर, हमने पढ़ा ही है, जब जरूरत से ज्यादा लेबर लोगों को लगा देंगे, जरूरत से ज्यादा लेबर काम करेगी तो क्या होगा, आपस में तू मैं लड़ाई झगड़े होंगे, है ना। जब 3 लोग अच्छे से काम कर सकते थे तो उसकी जगह हमने 4 5 6 7 8 बढ़ा दी लेबर, तो आपस में लड़ाई झगड़े तू मैं होगी। तो इस चक्कर में प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि काम करने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी उनकी, कम हो जाएगी। उसको होगा वो कर ले, उसको होगा वो कर ले, उसको होगा वो कर ले, कोई नहीं करेगा काम, है ना, वो वाली सिचुएशन। आगे है फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर। फिक्सिटी का मतलब होता है फिक्स्ड होना। फैक्टर कौन सा, यानी ये फिक्स फैक्टर की बात करें हम यहाँ पे, फिक्स फैक्टर। अगर हमारे पास फिक्स फैक्टर का मतलब क्या है, मशीन। अगर मशीन अच्छे से काम कर रही है, ओवर यूज नहीं कर रहे हैं मशीन का, एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं मशीन का, अच्छे से काम कर रही है तो ठीक है। लेकिन अगर मान लो एक टाइम के बाद उस मशीन पे ओवर यूज कर दिया, ज्यादा इतना ज्यादा प्रेशर डाल दिया उस मशीन पे, तो एक टाइम के बाद क्या होने लग जाएगी, मशीन भी हीट प्रॉब्लम शुरू कर देगी, गर्म होना शुरू हो जाएगी, करंट मारना शुरू कर देगी, एकदम से बंद पड़ जाएगी, कभी शुरू हो रही है कभी बंद, चालू बंद, वो वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। यानी एक टाइम के बाद मशीन एकदम से खराब हो जाएगी। वही है फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर, यानी अगर फिक्स फैक्टर को एकदम से एक्सट्रीम यूज कर दिया, मशीन को एकदम से ओवर यूज कर दिया, तो उससे भी क्या होगी, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम, क्योंकि वो एफिशिएंटली काम कम करना शुरू कर देगी। नेक्स्ट, इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूट। पहले तो मुझे बताओ 2 फैक्टर क्या थे मैम, एक तो था मशीन
यानी फिक्स फैक्टर, और दूसरा क्या था मैम, लेबर यानी वेरिएबल फैक्टर। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है मशीन की जगह लेबर लगा दो, लेबर की जगह मशीन, यानी एक नहीं तो दूसरी चीज लगा दो, ये नहीं तो ये। इम्परफेक्ट का मतलब सही यूज नहीं किया। मान लो मेरी एक फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में मेरे पास लेबर बहुत अच्छी क्वांटिटी की थी, लेबर बहुत थी, लेकिन जरूरत थी मुझे मशीन लगाने की, और लेकिन मैं मशीन नहीं लगा रही, लेबर बढ़ा रही हूँ, क्या अच्छे से काम हो पाएगा? नहीं। दूसरा केस लेते हैं, अब मेरे केस में मेरे पास ऑलरेडी मशीनें थी, लेबर नहीं थी, काम करने के बंदे नहीं थे, लेकिन मेरे को चाहिए थी लेबर को बढ़ाऊं मैं, लेकिन मैं बढ़ा मशीन को रही थी, क्या सही से काम होगा? नहीं। इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूट का मतलब है जिस फैक्टर की जरूरत है वो फैक्टर लगाओ, जिस फैक्टर की जरूरत नहीं है वो फैक्टर नहीं। यहाँ पे इम्परफेक्ट की बात करी, उल्टा कर लिया, जहां मशीन लगाने की जरूरत थी उसकी जगह मैंने लेबर लगा दिया, लेबर लगाने की जरूरत थी तो मैंने मशीन लगा दी। इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूट्स को यूज कर लिए, इस चक्कर में भी मेरी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट तो आपको समझ आ ही गया होगा, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर, दोनों के बीच में अच्छा तालमेल नहीं है। लेबर को पता नहीं मशीन कैसे चलानी है, मशीन भी साथ नहीं दे रही, बारी बारी हीट हो रही है, गर्म पड़ रही है, रुक जा रही है। अगर मशीन भी साथ नहीं, अगर इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बेटा जी इतना तो हमें क्लियर हो गया जी मैम, ओके जी इतना हो गया। अभी तक मैंने क्या बताया? मीनिंग समझ लिया, टेबल समझ ली, टेबल की एक्सप्लेनेशन आप लिख के आओगे, खाली टेबल लिखाओगे एक्सप्लेन नहीं करोगे तो भाई गए। उसके बाद डायग्राम आपको पता है, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन आपको पता है। फिर आपने कॉजेस पढ़ ली, क्या क्या कारण है इंक्रीजिंग रिटर्न के और क्या कारण है डिमिनिशिंग और नेगेटिव रिटर्न के। हमें पता है 3 रिटर्न्स होती है यहाँ पे, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर और नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। इंक्रीजिंग क्यों हो रहा था? क्योंकि स्टार्टिंग में आपका एमपी बढ़ रहा था। फिर डिमिनिशिंग क्यों हो रहा था? क्योंकि एमपी धीरे धीरे गिरने लग गया था। एंड देन नेगेटिव क्योंकि आपका एमपी क्या हो रहा था? नेगेटिव हो रहा था। इतना आपको पता है। अब कुछ एजम्पशंस पे आ रही हूं मैं बेटा, बड़े ध्यान समझो, ये हमें पढ़ लिया है ना, ये हमने पढ़ लिया सब, ये आप पढ़ लेना भाई। डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर और नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे अब कुछ एजम्पशंस है ना, हर एक जैसे साइंस में होती है ना कुछ एज्यूम करते हैं, वैसे ही ये एक लॉ है, तो इस लॉ की कुछ एजम्पशंस है। तो पहली एजम्पशन क्या है भाई? ये तो क्या है, शॉर्ट पीरियड एनालिसिस है, हमें पता है हम छोटे समय तो ही हम बात करें, शॉर्ट पीरियड है तो कुछ फैक्टर फिक्स्ड है, कुछ फैक्टर्स क्या है? वेरिएबल। लॉन्ग पीरियड में क्या होते हैं मैम? लॉन्ग पीरियड में सारे के सारे फैक्टर्स क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है जी। अगर कोई एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि लॉन्ग पीरियड में आप बताओ सारे फैक्टर फिक्स्ड होते हैं कि वेरिएबल होते हैं, क्या होता है ना, क्या फिक्स्ड और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है, क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए लॉन्ग पीरियड में बेटा सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे फैक्टर्स क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। अब शॉर्ट पीरियड है तो कुछ फैक्टर फिक्स्ड है और कुछ फैक्टर क्या है? वेरिएबल है। ठीक है जी। लेबर को हम क्या कंसीडर करते हैं भाई? लेबर इज अ वेरिएबल फैक्टर। अगर लास्ट में चलूं, टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी का मतलब मशीन होगी है ना, वो हमें पता है कांस्टेंट रहती है, हर बार हमने 1 1 1 1 1 1 ही ली थी। आगे ऑल यूनिट्स ऑफ लेबर आर होमोजीनियस इन नेचर, दैट इज दे आर इक्वली एफिशिएंट। अगर हमने बात करी बेटा, देखो जी यहां हम बात कर रहे थे लेबर की, लेबर यहाँ थी लेबर, एक बढ़ाई, फिर 2 ले आए, फिर 3 बंदे ले आए, फिर 4 बंदे ले आए, 5 ले आए, 6। यहाँ पे हम जितने भी लेबर की बात करें ना, अगर हम यहाँ बात करें ना 8 लेबर है तो 8 की 8 लेबर इक्वली एफिशिएंट होनी चाहिए, यानी सबको इक्वली काम आना चाहिए। ये नहीं उसमें से 4 लोगों को तो काम आता है, 4 लोगों को काम ही नहीं आता, मशीन कैसे चलानी है वो भी नहीं आती, वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये अजम्पशन है ऑल द लेबर्स आर इक्वली एफिशिएंट, यानी सारी की सारी लेबर जितने भी हमने लगाई है वो इक्वली एफिशिएंट होनी चाहिए, सबको एक जैसा काम आना चाहिए। ऐसा नहीं एक को काम आता ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं आता, उसको मशीन चलानी भी नहीं आती, और एक है जो बिल्कुल अच्छे से चला लेता है, वो वाली सिचुएशन है। इक्वली एफिशिएंट होनी चाहिए सारी की सारी लेबर्स। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। चलो जी मैम ये तो हमें अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, ये तो हमें अच्छे से समझ आ गया, ये वाला पॉइंट भी हो गया। अब देखो बेटा ये 3 क्वेश्चन है, देख रहे हो, हमने रिटर्न टू अ फैक्टर का टॉपिक पढ़ लिया। ये 3 क्वेश्चन है, इसी से मिलते जुलते हैं, पेपर में ये क्वेश्चन भी आ जाता है। खाली रिटर्न टू अ फैक्टर की जगह कई बार पूछ लिया जाता है एक्सप्लेन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। हमें पता है इस लॉ में हमने 3 स्टेजेस पढ़ी थी, एक हमने पढ़ी थी इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, दूसरी डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर और तीसरी नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। कई बार खाली उस पर क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसमें क्या लिखोगे? इसमें आप समझाओगे जब हम दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करें वेरिएबल और फिक्स का, तो पहली स्टेज में क्या होता है, आपकी क्या हो रही थी भाई? सबसे पहले बताओ, आपकी यहाँ पे टीपी क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी इंक्रीजिंग रेट से। क्यों? क्योंकि आपका जो एमपी है वो क्या हो रहा था? यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था। सारा एक्सप्लेन करोगे। ठीक है जी, कॉजेज लिखोगे इंक्रीजिंग रिटर्न के, टेबल पूरी बनाओगे लेकिन एक्सप्लेन सिर्फ इंक्रीजिंग रिटर्न का पार्ट करोगे, डायग्राम पूरा बनाओगे लेकिन एक्सप्लेन किसका करोगे? सिर्फ इंक्रीजिंग रिटर्न का, और एजम्पशन पूरी की पूरी लिखोगे। वैसे ही यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न में करोगे, डिमिनिशिंग रिटर्न में सबसे पहले एक्सप्लेन पूरा करोगे, उसके बाद टेबल बनाओगे, लेकिन टेबल के एक्सप्लेनेशन में सिर्फ डिमिनिशिंग रिटर्न। डिमिनिशिंग रिटर्न का कारण क्या था? डिमिनिशिंग रिटर्न का कारण ये था कि आपकी जो एमपी
आपकी एमपी क्या हो रही थी, डिक्लाइन हो रही थी, इसकी वजह से टीपी इंक्रीज हो रही थी डिमिनिशिंग रेट से। टीपी इंक्रीज तो हो रही थी लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, उसी को हम क्या कहते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। पूरा एक्सप्लेन करोगे, टेबल में एक्सप्लेनेशन भी सिर्फ डिमिनिशिंग रिटर्न की दोगे, डायग्राम की भी सिर्फ डिमिनिशिंग रिटर्न की दोगे, कॉजेस भी सिर्फ डिमिनिशिंग के लिख के आओगे, और लास्ट में आप क्या करोगे, एजम्पशन पूरी की पूरी। वैसे ही सेम नेगेटिव रिटर्न में क्या हो रहा था, आपका एमपी क्या हो रहा था, नेगेटिव हो रहा था, इसकी वजह से आपकी टीपी क्या हो रही थी भाई, डिक्लाइन होना शुरू होती। अब ये नहीं कि आप बिल्कुल लास्ट की वो बना दोगे, डायग्राम पूरा बनाओगे, टेबल पूरी बनाओगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन सिर्फ नेगेटिव रिटर्न वाले दोगे। पेपर में ये 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तीनों में से एक, तो ये मत सोच के आना पूरा का पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आ जाएगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, आपको पता होना चाहिए आपको लिखना कैसे इसमें, ठीक है। बनाओगे टेबल डायग्राम पूरा, एजम्पशन पूरी लिखोगे, कॉजेस जिसके पूछे उसके लिख देना, ठीक है जी, कॉजेस जिसके पूछे उसके लिख देना। टेबल बना के टेबल में सिर्फ डिमिनिशिंग का है तो डिमिनिशिंग एक्सप्लेनेशन, नेगेटिव है तो नेगेटिव की, ऐसे ऐसे डायग्राम में सेम कर देना, एजम्पशन सारी लिख देना, ठीक है जी, इतना आपको क्लियर है। अब आ जाओ दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इससे, उससे तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, रिटर्न टू अ फैक्टर समझाओ, है ना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इससे क्या पूछा जाता है, आपका रिलेशन। अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन में ना बेटा टीपी और एमपी का रिलेशन भी पूछ लिया जाता है, टीपी और एमपी का, ये तो आपको पता चल गया ना। स्टार्टिंग में टीपी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, क्योंकि आपका एमपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर टीपी इंक्रीज होता है डिमिनिशिंग रेट से, क्योंकि आपका एमपी क्या हो रहा है भाई, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद टीपी आपका टीपी आपका कांस्टेंट हो जाता है, मैक्सिमम पॉइंट, क्यों, क्योंकि एमपी 0 हो जाता है, लेकिन लास्ट में जब आपका एमपी नेगेटिव हो जाता है तो उस टाइम पे टीपी क्या होने लग जाता है, आपका डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। ये तो मैम आपको पता है, ये कई बार रिलेशन आ जाता है। अब जो हम रिलेशन की बात कर रहे हैं वो बेटा हम एपी और एमपी के रिलेशन की बात कर रहे हैं। अगर मैं इसको डायग्राम से बनाऊं ना बेटा, ये है आपका डायग्राम, ठीक है, यहां पे आपका एपी और एमपी पूरा लिख लेना, ठीक है जी। ये आपका वाई एक्सिस, दिस इज योर ओरिजिन और दिस इज योर एक्स एक्सिस। यहाँ पे मैं यूनिट्स ऑफ लेबर क्यों लिख रही हूँ, क्यों मैं मशीन नहीं लिख रही, आपको पता है क्योंकि लेबर इज अ वेरिएबल फैक्टर और मशीन क्या है, फिक्स फैक्टर, उसमें तो कोई चेंज आना ही नहीं। लेबर 1 2 3 4 5 6 बढ़ रही थी, ठीक है। तो अब एमपी है, एमपी क्या होता है, सबसे पहले मैम एमपी बढ़ता है, ठीक है, एमपी सबसे पहले बढ़ता है, उसके बाद वो डिक्लाइन होता है, उसके बाद वो 0 होता है, और उसके बाद वो क्या होने लग जाता है, नेगेटिव होना शुरू हो जाता है ना। यहाँ से बढ़ रहा था, उसके बाद यहीं से वो डिक्लाइन होना। और एपी क्या है, ये हम लिख देते हैं एमपी, ये क्या है मेरा एमपी। एपी हमेशा बेटा बड़े ध्यान समझो ऐसे बनता है, एपी आपका ऐसे बनता है, एपी आपका ऐसे बनता है, यहीं से शुरू कर देना, यहां तक बढ़ता है, यहां तक वो बढ़ रहा है, यहां तक वो बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद वो डिक्लाइन होना शुरू होता है, यहां तक वो बढ़ता है, उसके बाद वो क्या होने लग जाता है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। अगर मैं इसको अब देखो, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे आपका एपी और एमपी क्या है, इक्वल है। इस पॉइंट पे आपका एपी और एमपी क्या है, इक्वल है। इस पॉइंट पे देखो आपका एमपी ऊपर है कि एपी ऊपर है, मैम एमपी ऊपर, तो यहाँ पे आपका एमपी क्या है, ग्रेटर है देन एपी, क्लियर है। इस पॉइंट पे देखो एपी आगे है कि एमपी आगे, आपका एपी आगे, तो इस पॉइंट पे आपका एपी ग्रेटर है देन एमपी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे एपी ग्रेटर है, कहाँ पे एमपी ग्रेटर है, कहाँ पे एपी और एमपी क्या है, इक्वल है। वहां पे इक्वल होते हैं जहां पे वो दोनों टच कर जाए, ठीक है जी। अब बड़े ध्यान से समझो इनका जो रिलेशन है, रिलेशन क्या है, बड़े ध्यान समझ लेना, मैं पहली बता रही हूँ, कान खुले रखना। अब यहां गलती होगी तो टॉपिक गया, और बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉट्स का 2-3 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। देखो पहला केस, देखो पहला केस में जब आपका एमपी बढ़ रहा है, एमपी कहां तक बढ़ रहा है मैम, आपका एमपी बढ़ रहा है, ये एमपी यहां तक बढ़ रहा है ना, यहां तक एमपी बढ़ रहा है, उसके बाद तो वो डिक्लाइन हो रहा है। जब हमारा एमपी बढ़ रहा है, क्वेश्चन आता है जब आपका एमपी बढ़ रहा है तो क्या आपका एपी भी बढ़ रहा है, क्वेश्चन है, क्या आपका जब एमपी बढ़ रहा है, एमपी बढ़ रहा है, क्या आपका एपी भी बढ़ रहा है, यहां तक देखो, यहां तक देखो, क्या आपका एपी बढ़ रहा है यहां तक, मैम यस, यहां तक एपी बढ़ तो रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, तो ये ट्रू है, यस। जब आपका एमपी बढ़ रहा है तो आपका एपी भी बढ़ रहा है, पहला केस समझ आया, क्लियर है। अब दूसरा केस बड़े ध्यान से समझो, दूसरा केस है जब आपका एपी बढ़ रहा है, जब आपका एपी बढ़ रहा है, एपी बढ़ने का मतलब क्या है, अब एपी कहां तक बढ़ रहा है, एपी देख रहे हो मैम, एपी तो हमारा बढ़ रहा है यहां तक, एपी हमारा बढ़ रहा है यहां तक, एपी बढ़ रहा है हमारा मैम यहां तक, ये रहा हमारा एपी, है ना, ये रहा हमारा एपी। जब हमारा एपी बढ़ रहा है, ठीक है, जब हमारा एपी यहां तक बढ़ रहा है तो क्या एमपी भी बढ़ रहा है, एमपी तो यहीं तक बढ़ रहा था, इसके बाद तो एमपी गिरने लग गया मैम, एमपी तो मैम बस यहीं तक बढ़ रहा है, इसके बाद एमपी गिरने लग गया, तो ये फॉल्स है। जब हमारा एपी यहां तक बढ़ रहा है तो एमपी अचीव्स इट्स मैक्सिमम पॉइंट, एमपी अचीव्स इट्स मैक्सिमम
पॉइंट। बड़े ध्यान से समझ लेना, क्वेश्चन आता है इस पे होड़। जब आपका एपी बढ़ रहा है यहां तक, क्या आपका एमपी भी यहां तक बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है, एमपी सिर्फ यहां तक बढ़ रहा है। क्यों यहां तक बढ़ रहा है, यही बात करें। जब आपका एपी यहां तक बढ़ रहा है तो एमपी नहीं बढ़ रहा है यहां तक। एमपी अचीव्स इट्स मैक्सिमम पॉइंट अर्लियर देन एपी। एपी ने अपना मैक्सिमम पॉइंट यहां अचीव किया, लेकिन एपी ने अपना मैक्सिमम पॉइंट यहां तक अचीव किया, लेकिन एमपी ने अपना मैक्सिमम पॉइंट यहीं तक अचीव किया। ठीक है, सो एमपी अचीव्स इट्स मैक्सिमम पॉइंट अर्लियर देन एपी। 2 पॉइंट क्लियर, अच्छे से क्लियर। अब तीसरी चीज पे आ जाओ। लो जी, अब आ जाते हैं हम तीसरे पे। अब तीसरा केस देखो। जब आपका एपी गिर रहा है, एपी तो यहीं से गिर रहा है। जब आपका एपी गिर रहा है, ये रहा गिर रहा, जब आपका एपी गिर रहा है यहां से, क्या यहां से आपका एमपी भी गिर रहा है? यहां से तो मैम एमपी गिर रहा है। अरे, जब आपका एपी गिर रहा है तो क्या आपका एमपी भी गिर रहा है? एमपी भी गिर रहा है, बिल्कुल गिर रहा है। तो देखो जी, जब आपका एपी गिर रहा है बेटा, तो आपका एमपी भी गिर रहा है, बिल्कुल सच है, यही बात कर रही है। जब आपका एपी गिर रहा है तो आपका एमपी भी गिर रहा है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए व्हेन एपी इज डिक्रीजिंग, तो क्या आपका एमपी भी गिर रहा है? बिल्कुल ट्रू करके लिख देना, हाँ बिल्कुल गिर रहा है। डायग्राम बनाना और शो करना, हाईलाइट कर देना, देखो भाई जब मेरा एपी गिर रहा है तो मेरा एमपी भी गिर रहा है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, 1 नंबर का आए तो ट्रू फॉल्स है तो वो अलग बात है। 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन है, डायग्राम बना के बोल्ड करके बताना, हाँ देखो यहां से बढ़ रहा है तो ये यहां से भी बढ़ रहा है। अच्छा, ये यहां से गिर रहा है तो देखो यहां से गिर रहा है, बोल्ड कर देना वो एरिया। जैसे मैं समझाती बोल्ड कर रही हूँ ना वो एरिया, वैसे बोल्ड करके बताना, फिर डायग्राम को एक्सप्लेन कर देना। देखो जी, जैसे यहाँ से गिर रहा है ना, उसको पॉइंट दे दो। जैसे ए बी दे दिया, यहाँ से सी डी दे दिया, कि देखो जी जब मेरा ए बी गिर रहा है तो मेरा सी डी भी गिर रहा है, ऐसा क्वेश्चन डाल देना। ठीक है जी, अब एक चीज और देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो, जब मेरा एमपी गिर रहा है, मेरा एमपी कहां से गिर रहा है? मेरा एमपी वाली तो यहां से, मेरा जब एमपी गिर रहा है, ये मेरा एमपी है। जब मेरा एमपी गिर रहा है, भाई मेरा एमपी तो ये पूरा गिर रहा है ना। जब मेरा एमपी गिर रहा है यहां से, तो क्या मेरा एपी भी गिर रहा है? मेरा एपी यहां से तो भाई बढ़ रहा है, मेरा एपी तो यहां से, मेरा एमपी यहां से गिर रहा है, लेकिन मेरा एपी तो बढ़ रहा है। क्वेश्चन आता है जब एमपी गिर रहा है तो क्या एपी भी गिर रहा है? नहीं, एमपी इज स्टिल इंक्रीजिंग, एमपी इज स्टिल इंक्रीजिंग। एमपी क्या हो रहा है भाई? बढ़ रहा है। समझ आया मैं क्या बात कर रही हूं? कुछ समझ आया मैंने क्या बात करी? अगर मैं आपको ये दोबारा से देखूं, सिंपल सी बात है। पहला केस क्या था? पहला केस मैंने बोला कि जब, पहला केस देखो, जब मेरा एमपी बढ़ रहा है तो एपी भी बढ़ रहा है, बिल्कुल सच है। जब मेरा एपी बढ़ रहा है यहां तक, तो क्या मेरा एमपी भी बढ़ रहा है यहां तक? नहीं, एमपी अचीव्स इट्स मैक्सिमम पॉइंट अर्लियर देन एपी। तीसरा केस क्या था? जब मेरा एपी गिर रहा है तो क्या मेरा एमपी भी गिर रहा है? बिल्कुल सच। लेकिन जब मेरा एमपी गिर रहा है तो क्या एपी भी गिर रहा है? एपी स्टिल राइजिंग। 4 केस समझ आए? क्लियर हो? 5वां केस, एमपी कैन बी 0 और नेगेटिव बट एपी कैन नॉट बी 0 और नेगेटिव। आप देख ही पा रहे हो, एमपी मेरा 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी, बट मेरे एपी ना ही 0 हो सकता है, ना ही मेरा एपी क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। क्लियर हुआ अच्छे से बेटा? डायग्राम क्लियर हो गया? ये रिलेशन आता है आपका, इसी पे होर्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। देख रहे हो, इस तरीके से होर्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, फटाफट से डायग्राम बनाते हैं। पहले क्या था भाई? मैम डायग्राम देखो भाई, डायग्राम क्या था? ठीक है जी, सबसे पहले एमपी, ठीक है ऐसे था, फिर एपी, है ना, फिर ये एपी, ये एमपी। अब बताओ मेरे को फटाफट से, व्हेन एमपी इंक्रीज, जब मेरा एमपी बढ़ रहा था क्या एपी भी बढ़ रहा था? क्वेश्चन क्या है? जब मेरा एमपी बढ़ रहा था, एमपी कहां तक बढ़ रहा है? मेरा यहां तक। जब मेरा एमपी बढ़ रहा था तो क्या एपी भी बढ़ रहा था यहां तक? यस, ट्रू आया। यस, जब मेरा एमपी बढ़ रहा था, हाईलाइट कर देना, जब मेरा एमपी बढ़ रहा था तो मेरा एपी भी क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। हाईलाइट करके समझाना पेपर में। आगे, जब मेरा एपी बढ़ रहा था क्या मेरा एमपी भी बढ़ रहा था? जब मेरा एपी बढ़ रहा था, एपी कहां तक बढ़ रहा है? मेरा एपी मैम यहां तक बढ़ रहा है। क्या मेरा एमपी भी यहां तक बढ़ रहा है? नहीं, एमपी अचीव्स इट्स मैक्सिमम पॉइंट अर्लियर देन एपी। यही है, नो, बिकॉज एमपी अचीव्स इट्स मैक्सिमम पॉइंट अर्लियर देन एपी। ला, थर्ड क्वेश्चन, व्हेन एमपी डिक्रीजेस एपी आल्सो डिक्रीजेस। एमपी डिक्रीज कहां से हो रहा है मैम? यहां से। जब मेरा एमपी गिर रहा है भाई, मेरा एमपी गिर रहा है यहां से। जब मेरा एमपी गिर रहा है भाई, ये रहा, जब मेरा एमपी गिर रहा है तो क्या एपी भी गिर रहा है? नहीं, एपी स्टिल राइजिंग। नहीं, बिकॉज एमपी डिक्रीज हो रहा है तो एपी स्टिल राइजिंग। नेक्स्ट, व्हेन एपी डिक्रीज देन एमपी आल्सो डिक्रीज। जब मेरा एपी गिर रहा है, एपी कहां से गिर रहा है मैम? यहां से। जब मेरा एपी गिर रहा है तो क्या मेरा एमपी भी गिर रहा है? जब मेरा एपी गिर रहा है तो यहां से मेरा एमपी भी गिर रहा है, बिल्कुल सच है, ट्रू। क्या मेरा एमपी 0 नेगेटिव हो सकता है? एमपी मेरा 0 और नेगेटिव हो सकता है, आई नो दैट। आगे, क्या एपी मेरा 0 और नेगेटिव हो सकता है? क्या मेरा एपी 0 और नेगेटिव हो सकता है?
नहीं हो सकता, प्रूव करके दिखाओ डायग्राम बना के कि देखो भाई डायग्राम में हमारा AP 0 भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता। ओके डन। अब आ जाओ लास्ट, चैप्टर खत्म हो चुका है, चैप्टर में और कुछ नहीं बचा। आपने TP MP का रिलेशन पढ़ लिया, आपने क्या पढ़ लिया, अब AP और MP का रिलेशन पढ़ लिया। अगर हॉर्स के क्वेश्चन आ गए तो वो आपको अब भी क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार पेपर में, है ना। यहाँ पे डैश दे दिया, फाइंड आउट करो ये वैल्यूज, है ना, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू को क्या करना है भाई, फाइंड आउट करना है। इसके लिए फटाफट से मुझे फॉर्मुलेस बताओ, पहले क्या थे, हमने क्या पढ़े थे, MP के 2 फॉर्मुले पढ़े थे। MP का एक फॉर्मुला क्या था मैम, TPN माइनस TPN माइनस 1। एक और MP का फॉर्मुला क्या था मैम, चेंज इन TP बाय में चेंज इन लेबर, यानी लेबर में कितना चेंज आया उसकी वजह से मेरी TP में कितना चेंज आया। AP का क्या फॉर्मुला पढ़ा था मैम, AP का फॉर्मुला पढ़ा था TP बाय में लेबर, एक लेबर कितनी प्रोडक्शन कर रही है उसको हम क्या बोल देते हैं, TP बाय में L। चलो अब देखो हमें निकालना क्या है MP, हमें पता है AP का फॉर्मुला क्या होता है TP बाय में L, और MP का फॉर्मुला क्या होता है, MP का फॉर्मुला क्या होता है TPN माइनस TPN माइनस 1, ये हमें पता है राइट। अब देखो जब हमारे पास AP है, AP पूरा गिवन है, MP हमें निकालना है, तो यहां से हम TP निकाल सकते हैं। TP तो बड़े आराम से निकल गया मैम, यहाँ पे TP निकाल दूं मैं। TP का फॉर्मूला क्या होता है, देखो भाई, अब AP इक्वल टू TP बाय में लेबर। AP कितना है मैम 4, TP हमें निकालना है, लेबर कितनी है मैम वेरी 1, 4 1 दा 4, तो पहला क्या आ गया मेरे पास 4। दूसरा केस देखो, यहीं पे आ रही हूं मैं, दूसरा केस देखो, AP कितना है 5, TP मैम निकालना है, लेबर कितनी है 2, 5 2 दा 10, 5 2 दा 10, वैसे ही 5 3 दा 15 हो जाएगा, 4 4 दा 16 हो जाएगा। यहाँ पे भी कर लेते, कोई इशू नहीं है बेटा। AP इक्वल टू TP बाय में L, ये वाला केस मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है। TP कितना है आपका, AP कितना है आपका 4, TP आपको निकालना है, लेबर कितनी है आपकी 4, 4 4 दा 16, सिंपल। अब ये भी कर लोगे, 5 3 दा 15, हमारे पास TP आ गया, हमारे पास TP आ गया। अब MP निकालना क्या मुश्किल है, MP का फॉर्मूला क्या होता है भाई TPN माइनस TPN माइनस 1, तो पहला तो हमेशा क्या रहेगा सेम। अब 10 माइनस 4 6, 15 माइनस 10 5, 16 माइनस 5 5, 15 माइनस 16 माइनस का 1, ये आपका निकल गया MP। तो ऐसे बेटा क्वेश्चंस आ जाते हैं न्यूमेरिकल में, आइडेंटिफाई फिगर्स, फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यूज, इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है जी। तो भाई हो गया अंत ऑफ चैप्टर। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, वेरी वेरी थैंक यू। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, पूरा कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो गया होगा। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।